मैसेज तो आपके नंबर पे आएंगे ना सर के? ठीक। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सरस्वती पुत्र अंकित जी को अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। उससे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप मेरे साथ रिसाइट करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर, आप स्टार्ट करिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, अभी कर रहा हूँ सर, 2 मिनट बस। कोई नहीं, वो मैं चेक करके फिर आपको जो भी होगा वो मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा सर। दरअसल मैं अभी, मेरी मीटिंग ऑनलाइन वेबिनार है सर, ऑनलाइन वेबिनार चल रही है। थैंक यू सर। शैलेश सर, शैलेश सर अपना स्टार्ट करें। ठीक सर। शैलेश सर। पोस्ट शैलेश कर दिया भाई। सर आपने? हाँ, कर दिया वो शैलेश जी को। ठीक ठीक जी ठीक सर। है सर। वो क्या है, एग्जाम पे का टाइम चल रहा है कल तो फोन खोलूंगा पे सर। फोन आते रहते हैं बीच बीच। चलिए, गायत्री मंत्र के जाप के बाद मैं अंकित गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना आज का उद्बोधन चालू करें, जिसकी जी सर। सलाह बताऊंगा। अच्छा, उधर पहुंच गए। आप अपना उपकाश वेबिनार वाला जो है आपका दूसरा आईडी, उसको भी चालू कर दीजिए। हाँ जी, वो कर रहा हूँ सर। उसको कर लीजिए ताकि उसको मैं होस्ट बना दूंगा हो उसके लिए। हो गए सर। कि उसको होस्ट कर देता हूँ और आप अपना उद्बोधन चालू कर लीजिए। ठीक। आज के वेबिनार में सभी का स्वागत है। मैंने कह दिया उनको उसका जो है तो। जी सर। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो इनकम टैक्स को लेकर है। लेकिन उससे पहले सेशन में हमारे जो इस वीक में सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आए हैं तो उनको लेकर है। ये सारे सर्कुलर जो मैंने शेयर किए हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। 222 तक जो सर्कुलर थे वो पहले आ चुके थे। अब ये 223 सर्कुलर आया है 10 जुलाई को। ये जो सर्कुलर है इसमें सीजीएसटी ऑफिसर्स को जो फंक्शन है उसको ब्रीफ किया गया है। तो ये डिपार्टमेंट को लेकर है, सर्कुलर नंबर 223। सर्कुलर नंबर 224 है। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है सर, 224। अभी आपकी लिस्ट दिख रही है अभी स्क्रीन पर। जी, एक सेकंड। आर्बिट्रेटर के आप क्या अंकित जी, जी सर।
अरे सर, ये इनकम टैक्स की साइट क्या कह रही है, बहुत परेशान बहुत कर रही है। सर कोई ट्वीट ही नहीं करना चाहता, मैंने तो ट्वीट किए थे। हाँ। अब देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्वीट जाए तभी जाके कुछ होता है सर। वही सर, हम लोगों का इतना टाइम वेस्टेज हो रहा है, बर्बाद हो रहा है कि पूछिए नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा, टाइम में वेस्टेज हो रहा। आपने टाइम तो बचा ठीक बहुत क्वेश्चन कम है। देखे इस बीच में। टाइम सर बचा बहुत कम है, काम बहुत अधिक है। सरकार ये कह रही है हम डेट कभी एक्सटेंड करेंगे नहीं, अब जो फिक्स है तो वही फिक्स ही है। पेनल्टी भरेंगे फिर क्या करेंगे हम? दरअसल में सरकार को क्या है, जो सॉफ्टवेयर से भर रहे हैं ना लोग, उससे यस। रिटर्न मिल रही है। सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा क्या होता है, सर्वर सिर्फ उतनी देर के लिए चाहिए जिसमें उसे वेरीफाई करना हो। यस। तो इसलिए वो उन चीजों को समझते नहीं कि बिना सॉफ्टवेयर के क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो तो हम्म। ये देखते हैं कि नंबर ऑफ आईटीआर आ रही है हमारे पास। ठीक है सर, अपने पेनल्टी। टॉपिक पे आते हैं सर। सर्कुलर नंबर 224 है, 11 तारीख को इशू हुआ सर। इसमें गाइडलाइन दी गई है। अगर हमारी फर्स्ट अपील डिस्पोज ऑफ हो जाती है, तो उसके बाद अगर हम ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ट्रिब्यूनल का क्योंकि अभी तक सुचारू रूप से चल नहीं पाई, तो ट्रिब्यूनल हमें जाना है या नहीं जाना है डिपार्टमेंट को नहीं पता लगता है। तो फर्स्ट अपील के बाद में अगर हमारी फर्स्ट अपील में कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट नहीं हुई या कुछ अमाउंट हमारी फिर भी डिस्प्यूटेड रह जाती है, तो उसके अगेंस्ट हम अपील में जाएंगे या नहीं जाएंगे डिपार्टमेंट को नहीं पता लगता। तो डिपार्टमेंट को उसके लिए कहा गया है कि आप किस तरीके से उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, या हम उसको किस तरीके से शो कर सकते हैं कि हमें अभी ट्रिब्यूनल में जाना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको सेकंड अपील जब हम फाइल करते हैं, तो डिस्प्यूटेड अमाउंट का 25% हमें जमा करना होता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि आप पेमेंट्स टुवर्ड्स अगेंस्ट डिमांड ऑप्शन में जाएं, अपनी जो आपकी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 25% आप जमा करके छोड़ दें, जिससे डिपार्टमेंट को ये क्लियर हो जाएगा कि आप ट्रिब्यूनल में जाना चाहते हैं। अगर आपने किया हुआ है DRC 3 उस पेमेंट के अगेंस्ट में, तो अभी पोर्टल पे शुरू होने वाला है DRC 03A। DRC 03A वो एक ऑप्शन अवेलेबल होगा पोर्टल पे, जिससे हम, अगर हमारी कोई भी DRC 07 के अगेंस्ट में डिमांड ऑलरेडी जमा है DRC 3 से, तो उसको एडजस्ट करने की पावर DRC 3A से आ जाएगी। 3A में ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपकी कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में डिमांड थी, और DRC 03 का आपने कहाँ से जमा किया था। उस DRC 03 और DRC 07 का एडजस्टमेंट 03A है। तो उसके थ्रू भी हम अपने अमाउंट को एडजस्टमेंट शो कर सकते हैं, वरना हम पेमेंट अगेंस्ट टुवर्ड्स डिमांड में जाके, सर्विसेज में, लेजर में, पेमेंट्स टुवर्ड्स डिमांड में जाके अपने इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर से उतनी 25% की अमाउंट लेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने फर्स्ट अपील दाखिल की है, 10% हमारा ऑलरेडी जमा है, और ट्रिब्यूनल के लिए हमें 25% जमा करना है, तो हमें 15% अमाउंट और जमा करनी होगी। 10% हमारी ऑलरेडी जमा है, 15% और जमा हो जाएगी। उसके बाद जब भी ट्रिब्यूनल का गठन होगा, तब आप अपने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं। इस पूरे सर्कुलर का निचोड़ यही है सर। इस बारे में अगर किसी को कुछ कहना हो या कुछ पूछना हो तो। सर इसमें ये जो हम 25% जमा करके जाते हैं अपील में, तो जी हमारी अपील हमारे फेवर में हो गई, तो ये जी 25% या 10% हमें वापस मिलेगा या नहीं? हाँ जी, रिफंड के लिए आपको अप्लाई करना होगा। जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर के बाद में आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। हाँ जी। ठीक। अंकित ठीक सर 20% का प्रोविजन था, 25% कहाँ से दे दिया? 25 है शायद सर। 20% का था प्रोविजन, एक दो कंफर्म कर लें आप इस। अभी एक मिनट, मैं एक्ट खोल लेता हूँ। सेक्शन 112 में है वो।
ओके, 20% है सर, सही कह रहे हैं। सम इक्वल टू 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स डिस्प्यूट। ठीक है सर, थैंक यू सर करेक्शन कराने के लिए। 20% है, 10% अगर हमारा फर्स्ट अपील में जमा हो जाता है तो 10% वहां से एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी 10% आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसके बाद है सर सर्कुलर नंबर 225, वो कॉरपोरेट गारंटी को लेकर है। और सर्कुलर नंबर 226 है सर, ये सर्कुलर नंबर 225 है। Clarification on various issues pertaining to tax liability and valuation of supply of service, providing corporate guarantee between related persons। तो ये कॉर्पोरेट गारंटी को लेकर उन्होंने डिटेल दी हुई है, तो अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो इसमें चेक कर सकते हैं। इस पे क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है। इसके बाद है सर्कुलर नंबर 226। सर एक मिनट को मैं पॉज करना चाहता था। जी सर। सर मेरा सोचना क्या है कि जो आप बता रहे हो वो सर गलत है, एक बार दोबारा देखो। इसमें क्या है कि जो 10% फर्स्ट अपील में चला गया वो तो चला गया, उसके बाद जो डिस्प्यूट रिमेनिंग है उसका 20%, 112 का ये 8B देखिए, 112 का 8B। नहीं सर, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, सपोज कीजिए हमारी 1 लाख रुपए की अमाउंट है। सर एक बार 112 का 8B देखिए ना। एक एक मिनट वो खोल। यस सर। जी जी, जी। आप बताइए सर इसमें क्या कहना चाहिए। 20% on the remaining amount tax dispute in addition to the amount paid section 6 of section 107। तो यानी जी, कि 10 के अलावा 20 और। नहीं सर, उन्होंने कहा है कि जो हमारी डिस्प्यूटेड अमाउंट है 107 के ऑर्डर के बाद में, हम्म। उस डिस्प्यूटेड अमाउंट का 20% जमा होना है। यस सर, अगर मान लीजिए फर्स्ट अपील रिजेक्ट हो गई फर्स्ट तब। अपील पूरी की पूरी रिजेक्ट हो गई सर, हम्म, तो हमारा जो डिस्प्यूटेड है वो तो एज इट इज रहा ना सर। तो उसमें हमारा 10% पहले से जमा है, और 10% और चलो जमा करना है। ठीक है। मैं इसमें कहीं अगर गलत हूँ फर्स्ट तो प्लीज। अगर अगर फर्स्ट अपील से हमें रिलीफ मिल गई, अमाउंट आधा रह गया, तो इसका मतलब फिर नहीं जमा कर। सपोज कीजिए 1 लाख हाँ जी, रुपए वो हमारा। वो अगर 20% से कवर हो रहा है तो वो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा सर। हाँ, सपोज कीजिए हमारी 1 लाख की डिस्प्यूटेड अमाउंट है, 1 लाख में से हमारा 50,000 का रिलीफ मिल जाता है। हमने 10,000 वहां पे जमा कर रखा था, अब हमें 50,000 का 10,000 हमारा ऑलरेडी जमा है 20%। तो सेकंड अपील के लिए फिर हमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। किसी और सदस्य की इस बारे में कोई और राय हो तो प्लीज, क्योंकि हेलो।
जी सर। सर मेरा दूसरा एक क्वेश्चन था कि 73 का इंटरेस्ट और पेनल्टी वाला नोटिफिकेशन आया अभी नहीं आया? नहीं सर, अभी नहीं। दरअसल में कुछ कब तक आने नोटिफिकेशंस की कल उम्मीद है सर? कल आए हैं कुछ नोटिफिकेशंस। तो उसमें अभी तक जो मैंने चेक किए उनमें नहीं है। और कब तक आएगा सर? सर इस वीक आ जाने चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस अधिकतर पॉइंट्स पे आ चुके हैं। इसमें सर हमारी ओपिनियन ये है कि ये बजट में सत्र में इसको एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे बाई सेक्शन। जी। अलग से कोई नोटिफिकेशन इसका नहीं है। जो अभी 23 तारीख को बजट होना है सर। जी जी जी, उसी में ये बजट स्पीच में ही आ जाए। देख लेते हैं सर। अभी हो सकता है कुछ पोर्टल पे भी वर्क चल रहा हो ना सर, क्योंकि इतने हम्म सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं तो पोर्टल भी इन्हें अपडेट करना पड़ेगा ना। हम्म। आगे बढ़े सर। जी। अभी चैट में किसी का मैसेज आया। जीएसटी एडवोकेट के नाम से किसी की आईडी है, तो वो प्लीज अनम्यूट कर लें। ओके सर, कोई नहीं। इनका ये कहना है कि जो 20% है वो उससे एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो हमारा 107 में ऑलरेडी जमा है। तो अन्य कोई साथी इस पे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। कोई नहीं सर, इसे क्वेरीज को नोट कर लेते हैं। कोई नहीं सर, इस क्वेरीज को नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। नेक्स्ट सर्कुलर पर चलते हैं। सत्येंद्र सर, आपकी क्या राय है इसमें? अनम्यूट कर लीजिए सर। एक्चुअली अंकित सर अभी मैंने डीप इसको नहीं देखा था। अभी चूंकि आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स का ही सब कुछ ऐसा चल रहा नहीं है इस सर, समय, वो तो बात सही है सर। तो मैंने उसको नहीं देखा फिर। कोई नहीं सर, नेक्स्ट मीटिंग में इसे क्लियर कर लेते जी। हैं सर। हाँ नोट सर। कर। अभी सर इसके बाद में सर्कुलर नंबर 226 है। इसमें जो दिया गया है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद अगर रिवाइज इनवॉइस बनती है या कोई रेट का इशू आता है तो उसकी वजह से कोई डेबिट नोट इशू हो जाता है। उसमें जो आईजीएसटी पेड किया जाता है, उस रिफंड के मैकेनिज्म को इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह के रिफंड लेने के लिए। अगर हमने कोई एक्सपोर्ट किया, सपोज कीजिए उस टाइम पे रेट उसका 100 रुपये था या 150 रुपये था, और बाद में जब वो एक्सपोर्ट होता है, हो सकता है वो थोड़ा लेट हो जाए और उसका उस गुड्स का कोई रेट बढ़ जाता है, तो आप उसका कोई एक्स्ट्रा इनवॉइस जब रेज करते हैं, डेबिट नोट रेज करते हैं उस बिल के अगेंस्ट में, तो उस पर भी फिर आईजीएसटी चार्ज करते हैं। तो उस आईजीएसटी को रिफंड लेने के लिए क्या हमें प्रोसीजर लेना चाहिए, उसको क्लेरिफाई इस सर्कुलर में किया गया।
इसके बाद है सर सर्कुलर नंबर 227। सर्कुलर नंबर 227 कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के लिए है। जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट परचेज करता है, तो उसमें जो वो जीएसटी पेड करते हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। तो उस जीएसटी का रिफंड अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो इसमें शो किया गया है, किस तरीके से वो अपना रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। पीके के नाम से किसी की आईडी सर हैंड रेज किया हुआ है। अनम्यूट कीजिए सर अपने को। जी सर बताइए। एक मिनट। तो हेलो सर, आवाज आ रही है? सर आपके दो स्पीकर खुले हुए हैं, आप एक बंद कर दीजिए। जी सर बताइए। सर वो जो नोटिफिकेशन आना था, वो 20, 21, 17, 18, 19, 20, जी 25 सर। तक जिसने डिमांड भर दी है उसको ब्याज इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। अभी नहीं आया सर, अभी उसी की बात चल रही थी। अब इसमें देखना यह है कि जो अधिकारियों को 17, सेम 18, काम एनसीएलटी देगा है एनसीएलटी 17, 18, 18, 19 में जो लोग जमा कर चुके हैं इंटरेस्ट और जी पेनाल्टी, उसके लिए जी क्या प्रोविजन करके लाते हैं? उसका कुछ नहीं रहेगा सर। जिन्होंने जमा कर दिया उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता सर। एक सर टैक्स रेट को लेकर नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन नंबर 2, 12 और तारीख का सर नोटिफिकेशन है। जिन्होंने वो लेट फीस वो उस पे टैक्स पे ब्याज जमा नहीं किया है उनके लिए। उनको छूट मिल जाएगी सर। उसमें उन्होंने 31/3/25 तक के लिए कहा था प्रेस हाँ, रिलीज में, तो कि 31/3/25 तक अगर कोई जमा कर देगा टैक्स तो उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ रहेगी। तो उसमें हालांकि टैक्स उसमें ये नहीं लिखा था कि कब जमा किया है, तो उसमें लास्ट डेट लिखी थी कि तब तक अगर कोई टैक्स जमा कर देता है तो तब उसमें छूट मिलेगी। अब उसमें ये इकतीस देखना तीन होगा कि कब पच्चीस से तक कब तक बताइए के। ना। उन्होंने इकतीस तीन 31 दिन पच्चीस तक जमा कर दें तो हमें उस पे हाँ जी। ब्याज पे पेनल्टी छूट मिल जाएगी, लेकिन हम जी तो जी। जमा कर दिया था पिछली बार और फिर भी वो एक्सपायरी हो अब गया। अभी वो नोटिफिकेशन से ही पता लगेगा ना सर क्या रहेगा। उसमें कोई स्टार्टिंग डेट ना रखें अगर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें भी स्टार्टिंग डेट रखी कि इस डेट से इस डेट तक के लिए, तब तो दिक्कत रहेगी। इसका नोटिफिकेशन आया नहीं अभी। अभी नहीं आया सर। अंकल जी, ये किस साल के लिए है? वो 17-18 से 20 तक के लिए है वो। 19-20? जी। ठीक। एक ये टैक्स रेट को लेकर नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 2, और 12 जुलाई का नोटिफिकेशन है। ये 15 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। 15 जुलाई को जो बिलिंग होगी वो इस टैक्स रेट के अकॉर्डिंग होगी। जो भी हमारे कोरुगेटेड बॉक्स और नॉन कोरुगेटेड बॉक्स होते थे, या पेपर बोर्ड के बॉक्स हैं या कार्टून है, तो वो पहले 18% में थे, अब उनको 12% में वाली अनुसूची में रख दिया है। शेड्यूल सेकंड में अब ये 12% में आ गए। सीरियल नंबर 121 के बाद 121A रखा है, ये इसका HSN कोड रहेगा। तो ये दोनों HSN कोड अब 12% में कवर होंगे। इसके साथ में लोहा, स्टील या एल्युमिनियम से बने हुए दूध कैन, ये सिर्फ मिल्क कैन के लिए है, बाकी और किसी चीज के लिए। अगर लोहा, स्टील या एल्युमिनियम के दूध के कैन बने हुए हैं तो उस पे 12% रेट ऑफ टैक्स रहेगा। तीसरी एंट्री है सोलर कुकर को लेकर, तो सोलर कुकर पे भी 12% टैक्स। ये और तीनों चीजों पे 12% इसे 15 क्या तारीख से एप्लीकेबल है। इसमें लिखा हुआ है ये अधिसूचना 15 जुलाई से लागू होगी। 12 तारीख का ये सर्कुलर है, नोटिफिकेशन।
अंकित जी, इसकी स्केल। खरीद पहले की होगी, इसकी खरीद पहले की होगी, लेकिन 15 के हाँ बाद जी। सेल होती है, तो रेट ऑफ हाँ टैक्स जी। 12% के हिसाब से पे करना है, लेकिन 3% का क्या हमें आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी? छः सॉरी, छः चार परसेंट परसेंट की, 6% की, 6% की सॉरी, बेटे। जी सर, 6% की आईटीसी रिवर्स आईटीसी करनी रिवर्स। पड़ेगी। जी सर। नहीं सर, मैं समझ नहीं पाया, ऐसा क्यों करना पड़ेगा सर? सर दरअसल में क्या होता है, किसी भी चीज का जो टैक्स रेट है अगर कम होता है तो आपने जो आईटीसी कवर की हुई है वो 18% ली हुई है, हाँ हाँ। तो आप आगे आपको 12% चार्ज करनी है। ये तो जो स्टॉक है इन हैंड उस डेट पे है, उस पे हमें रिवर्स करना है। जी सर। लेकिन सर ऐसा आप है उतनी नहीं, आईटीसी डीआरसी छोड़ सक नहीं। सर आप उतनी आईटीसी छोड़ सकते हैं नहीं सर, अगर जो आपने नहीं नहीं, रिवर्स वो में। उसमें जब रिवर्स सर नहीं। एग्जाम्प्ट हो जाता है, जब एग्जाम्प्ट हो जाता है तब ये कंडीशंस लागू होती है। बाकी रेट अगर चेंज हो रहे हैं, 28 से 18 आ जाए, 18 से 12 आ जाए, 12 से 18 हो जाए, उस केस में तो ये नहीं है सर कि हमें रिवर्सल करनी है बाकी के स्टॉक है। और बाकी साथी बताएं कि क्या है इसमें। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं ये है कि अगर एग्जाम्प्ट होता तब तो ठीक है कि उस पे हमें रिवर्स करनी है। सर लास्ट ईयर एक हमारी वेबिनार हुई थी, तो उसमें भी तब भी किसी चीज पे रेट ऑफ टैक्स कम हुए थे, तब भी ये मुद्दा उठा था। तो एक स्पीकर आए थे, उनका कहना उस टाइम पे ये था कि आईटीसी रिवर्स होनी चाहिए क्योंकि उसका रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है। हालांकि इसमें अभी भी काफी जनों की राय इसमें ये रहती है कि रिवर्स नहीं करनी चाहिए। हाँ, एग्जाम्पशन के केस में तो है कि अगर एग्जाम्प्ट ही कर दिया जाए तब तो फिर डीआरसी जीरो, नहीं, एग्जाम्प्ट में तो। आईटीसी 03 फॉर्म हम फाइल करते हैं। आईटीसी 03 की कंडीशंस में वो आता है कि अगर कोई टैक्स ऑपरेट जो चल रहा था, अब वो आइटम एग्जम्प्ट में डिक्लेयर हो जाए तो उस डेट पर जो स्टॉक है हमारे पास उसको हम कर दें रिवर्सल। लेकिन रेट ऑफ टैक्स अगर टैक्सेबल भी है और डाउन हो रहा तब मुझे तो देखने में नहीं मिला सर ऐसा। कोई नहीं सर, ये दोनों इसको क्वेरीज देख लीजिएगा नेक्स्ट सर मीटिंग में कैसे भी। रखें। जरूर हाँ जरूर। सर। बाकी कुछ और नोटिफिकेशंस हैं, अब टाइम की बाउंडेशन है तो वो आज कवर नहीं हो पाएंगे, तो नेक्स्ट वीक ये सारे नोटिफिकेशंस 12 से 15 तक। अब हमारे बीच में हनीश कुमार जी, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, वो आ चुके हैं और मेरा निवेदन है कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें। आदरणीय हनीश कुमार जी। नमस्ते सर। आदरणीय हनीश जी अब हमारे बीच में वीडियो के साथ उपलब्ध हैं। और अंकित जी का धन्यवाद, जो आपने अभी नोटिफिकेशन पर जो विवरण दिया। और आज क्योंकि हमारे बड़े भैया हाथ भैया नहीं है, तो आज सभी का स्वागत और आदरणीय हनीश जी का स्वागत करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। और आज हमारे बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट श्री हनीश कुमार जी मौजूद हैं। और वो आज 43 BH जो धारा है उसके विषय में उद्बोधन देंगे। इसके साथ साथ जो संगत कानून है उस पर भी वो अपना उद्बोधन देंगे। और क्योंकि परीक्षा देने की जिम्मेदारी हमेशा से मेरी रहती है, तो आज ये जिम्मेदारी को उठाते हुए मैं आप सभी के सामने आदरणीय हनीश जी का परिचय रखता हूँ। उसके बाद हनीश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन शुरू करें। आदरणीय हरीश जी, आप चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं, यानी कि FCA हैं। आप इस व्यवसाय में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। आपने 2006 में SGTT खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद 2008 में चार्टेड अकाउंटेंट बने और 2012 में आपने DICA यानी कि दूसरा की बराबरी प्राप्त की और 2017 में LLB किया। ग्रैंड होटल कंपनी के साथ अपना कैरियर शुरू करने के लिए शुरू करा उन्होंने अपना, और उसके साथ 1 साल तक वो यूके में सेकेंडमेंट के तहत कार्यरत रहे। 2012 में उन्होंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, बीमा और लेखा और सलाहकार सेवाओं के क्षेत्र में आपका बड़ा व्यापक अनुभव है। आप ICAI के प्रत्यक्ष कर समिति 2022-23 के विशेष आमंत्रित सदस्य रहे हैं। इसी के साथ ही ICAI की NIRC शाखा
कि अप्रत्यक्ष कर समिति के 2024-25 के लिए भी आप विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आप विभिन्न मंचों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर अनेक सेमिनार करते रहते हैं और नियमित रूप से उद्बोधन देते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय है धारा 43BH और SMED अधिनियम, इस पर आपका ये 24वां सेमिनार है। तो आपका स्वागत करते हुए मैं अब आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना इस विषय पर उद्बोधन प्रारंभ करें। आदरणीय श्री मनीष कुमार जी। थैंक यू शैलेंद्र जी। मैं आप सब व्यूअर्स का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और हर्ष जी अभी हमारे बीच नहीं है मगर उनका भी, और जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर के, नर्मदापुरम टैक्स बार एसोसिएशन के, आप सबके सब बहुत थैंक यू कि आपने आज मेरे को यहाँ पे बुलाया और आप इस टॉपिक के ऊपर, जो बहुत बर्निंग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं अपना व्यूज आपको दूंगा। मैं सर आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन अब शेयर करता हूँ। सर ये अब आई थिंक सबके स्क्रीन पे विजिबल होगी। जी सर, हो रही। सर आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है बेसिकली MSMED एक्ट को पर्टेन करता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये जो एक्ट है ये 1993 के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट हुआ करता था, जिसको रिपील करके MSMED एक्ट 2006 को लेके आया गया। हम टैक्स प्रोफेशनल्स की ज़्यादा रुचि इस एक्ट में नहीं रही, बिकॉज इसके कोई कंप्लायंसेस वगैरह हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, और 2008-2009 से इसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर डाली गई थी। कंपनीज एक्ट के अंदर आपको रिपोर्ट करना, और बाद में फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट रिपोर्ट करना होता था MSMED एक्ट का। बट इस एक्ट को कभी भी किसी टैक्स प्रोफेशनल ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि इसका कोई एज सच ड्रास्टिक रिपोकशन नहीं था, या हम लोगों ने कभी समझा ही नहीं कि उसका रिपोकशन क्या है। फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर एक अमेंडमेंट लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने 43B जो सेक्शन है उसमें एक सब क्लॉज डाला, सेक्शन सब क्लॉज H, जिसके तहत ये सारा का सारा MSMED के ऊपर इतनी चर्चा शुरू हो गई और पता चला कि अब क्या क्या इसके रिपोकशंस हैं। तो सर एक बारी हम 43B से स्टार्ट करते हैं अपना आज का डेलिब्रेशन। Sir, 43B of the Income Tax Act is basically an anti-abuse section. Abuse कैसे सर? कि काफी सारी पेमेंट्स ऐसी होती थी जो टैक्स पेयर क्लेम करते थे अपने रिटर्न्स के अंदर, अपने एक्सपेंडिचर के अंदर, अपने फाइनेंशियल्स में एज डिडक्शंस, मगर उनको वो सरकार को जमा नहीं कराते थे। तो सरकार को ये लगता था कि इन्होंने उसका 30% 35% बेनिफिट तो ले लिया डिडक्शन का, बट कभी पे ही नहीं करा, तो उनको ये बेनिफिट नहीं देना चाहिए। तो 1984 के अंदर सेक्शन 43B को फर्स्ट टाइम लेके आया गया एज एंटी अब्यूज सेक्शन, और उसके अंदर टोटल A से लेके G तक के क्लॉजेज हैं। एक बार इसको देख लेते हैं वो क्या क्लॉजेज हैं। सर सबसे पहले है जो शुरू होता है वो ये कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो सर हमें ये समझ के चलना है कि नॉन अब्सटेंटिव क्लॉज है, ये सब प्रोविजंस को ओवरराइड करेगा। जो भी लिखा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सब प्रोविजंस को ओवरराइड करता है। अ डिडक्शन विच इज अदरवाइज अलाउएबल अंडर दिस एक्ट, कि आपको किसी ना किसी प्रोविजन में उस खर्चे की रिडक्शन मिलती है, एंड एनी सम पेबल बाय एन एसएससी, ये मैंने ऊपर डाल दिया, बाय वे ऑफ टैक्स। ये बेसिकली कौन कौन से खर्चे हैं? ए, टैक्स, ड्यूटी, सेस। कोई भी एम्प्लॉयर अगर प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड के अंदर पेमेंट करेगा, कोई भी एम्प्लॉय को अगर बोनस देगा एम्प्लॉयर, कोई भी इंटरेस्ट होगा लोन के ऊपर जो कि किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया गया हो, कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि NBFC से हो, कोई भी इंटरेस्ट जो कि लोन किसी शेड्यूल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से हो, या कोई लीव एनकैशमेंट की पेमेंट हो, या फिर इंडियन रेलवेज की पेमेंट हो, ये सारी की सारी पेमेंट आपको तभी उसका बेनिफिट मिलेगा
अगर आप ये पे कर देंगे बिफोर फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की डेट से पहले इसको पे कर दिया तो आप उसका एक्सपेंडिचर ले सकते हैं, अदरवाइज वो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा कंपटीशन में, एंड सब्सिक्वेंटली जब भी आप उसको पे करते तो वो आपको मिल जाता। ठीक है सर। अब जो सब क्लॉज एच आया वो क्या आया? सब क्लॉज एच आया कि एनी सम पेबल बाय एन एसएससी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज beyond the time limit specified in section 15 of the MSMED Act। मतलब सबसे पहले कि कोई एक्सपेंडिचर जिसका अमाउंट पेबल था एसएससी द्वारा किसी एक ऐसी एंटरप्राइज को जो कि माइक्रो या स्मॉल हो, और वो पेमेंट जो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट, हम पढ़ेंगे आगे जाके सेक्शन 15 क्या है, वो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट के टाइम पीरियड के बियॉन्ड हो रहा हो, तो वो खर्चा तभी अलाउ होगा जिस साल के अंदर उस खर्चे की पेमेंट करी गई होगी। Shall be allowed irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the assessee according to the method of accounting regularly employed by him, only in computation of income referred to in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him। मतलब कि जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। अब सर इसके अंदर देखने वाली ये बातें हैं कि पहली बात माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है क्या, एक ये चेंज आया जिसको हमें समझना जरूरी है। एक सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। एंड ये हम समझ चुके हैं कि अगर हम पेमेंट करेंगे टाइम पीरियड के बियॉन्ड तो हमें पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, कैश बेसिस पे उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाएंगे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं कर पाएंगे। विद इन लिमिट अगर हम कर रहे हैं तो हम कभी भी कर रहे हो तो उसका एक्सपेंडिचर हमें मिल जाएगा। ये क्लॉज सब क्लॉज एच के साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा और चेंज करा, जो एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 43 बी है उसमें क्लॉज ई और क्लॉज जी को रिवाइज करा गया। क्लॉज ई के अंदर माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन दी गई और क्लॉज जी के अंदर स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन दी गई। एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। माइक्रो एंटरप्राइज शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इट इन क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट, और सिमिलरली स्मॉल एंटरप्राइज के उन्होंने बोला शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इन क्लॉज एम ऑफ सेक्शन 2 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट। मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन नहीं करता कि माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज क्या है। आपको ये समझने के लिए कि माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज क्या है, आपको जो पेरेंट एक्ट है एमएसएमईडी एक्ट उसमें रेफर करना पड़ेगा। जो सेक्शन 2 है डेफिनेशन का, उसका क्लॉज एच के अंदर आपको माइक्रो की डेफिनेशन मिलेगी और स्मॉल की डेफिनेशन क्लॉज एम के अंदर मिलेगी। ठीक है सर। अब हम आ जाते हैं एमएसएमईडी एक्ट पे, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 43 बीएच है वो कहता है कि एनी सम पेबल टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। आया आ रहा हूं। सेक्शन 15, हम सर अब सेक्शन 15 को समझते हैं कि सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 ये कहता है वेयर एनी सप्लायर, मैंने सर इस टर्म को हाईलाइट करा हुआ है सप्लायर को, अभी इस पर चर्चा करेंगे बाद में, बट आप अपने माइंड में कहीं पे पार्क कर लीजिएगा कि हम सप्लायर के ऊपर चर्चा करेंगे। वेयर एनी सप्लायर supplies any goods or render any services to the buyer, the buyer shall make payment thereof on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing, or where there is no agreement then before the appointed day। मतलब कि अगर कोई सप्लायर या तो कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है एक बायर को, तो बायर को उसको जो पेमेंट है वो एग्रीड अपॉन पीरियड के विद इन करनी है, अगर वो एग्रीड अपॉन पीरियड इन राइटिंग उनके बीच में हुआ है, और जहां पे कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो अपॉइंटेड डेट से पहले करनी है। और उसके अंदर इन्होंने एक प्रोविजन डाला हुआ है सेक्शन 15 में कि इन नो केस द पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन द बायर एंड सप्लायर शैल एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम एक्सेप्टेंस। तो सर इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें अब जो हम समझेंगे वो ये समझते हैं कि सबसे पहले तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम एक्सेप्टेंस क्या है। सर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है जिस दिन आपने गुड्स रिसीव कर लिए या आपने कुछ इस तरह से कोई भी एक्ट कर दिया जिससे आपने गुड्स रिसीव कर लिया। इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन में बाद में करूंगा।
सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो वो टर्म यूज कर रहे हैं बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन इन राइटिंग, तो इन राइटिंग क्या है? इन राइटिंग मतलब कि एग्रीमेंट होना चाहिए, इन राइटिंग मतलब कि इनवॉइस के ऊपर लिखा होना चाहिए, इन राइटिंग मेल पे होना चाहिए, या इन राइटिंग किसी और लेटर के जरिए होना चाहिए। तो सर जितने भी मैंने आपको तरीके बताए, ईमेल या लेटर या इनवॉइस या एग्रीमेंट, इनमें से अगर कोई भी तरीका है तो वो जो पीरियड है वो रिटर्न एग्रीमेंट माना जाएगा, और उसका पीरियड जो है एग्रीड अपॉन पीरियड के हिसाब से चलेगा। अब जो आपको पेमेंट करनी है सर, वो पेमेंट करनी है विद इन 15 डेज एंड 45 डेज। 45 डेज आप तभी कर सकते हैं जब आपका रिटर्न एग्रीमेंट हो, और अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज के अंदर ही उसकी पेमेंट करनी है। क्या अब ये क्वेश्चन उठता है कि रिटर्न एग्रीमेंट में 60 डेज का बना सकता हूं? तो सर इसका आंसर है कि आप 60 डेज का एग्रीमेंट नहीं बना सकते। अगर आपने इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट बनाया जिसमें आप अपना टाइम पीरियड 45 डेज से एक्सीड करके 60 कर दें, 90 कर दें, तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो गया तो उसका मतलब वो कभी बना ही नहीं। जब वो कभी बना ही नहीं तो उस केस में ये एज्यूम करा जाएगा कि किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको विद इन अपॉइंटेड डे जो है पेमेंट करनी है। अब अपॉइंटेड डे क्या है? अपॉइंटेड डे मींस अ डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम एक्सेप्टेंस के आपको बाय अपॉइंटेड डे करनी है। तो अगर आपने आज 13 तारीख को ऑर्डर प्लेस करा, 14 तारीख को आपको गुड्स रिसीव हो गए, तो गुड्स रिसीव होने के विद इन 15 डेज 29 मार्च तक आपको 29 जुलाई तक आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसके अंदर अगर आपकी टर्म 30 डेज की तो 30 डेज हो जाएगा, फिर आपको 45 डेज नहीं मिलेगा। तो रिटर्न एग्रीमेंट कैन बी एनी पीरियड लेस अप टू 45 डेज। सौरभ जी आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं। अब सर हम ये समझते हैं कि उस टाइम मैंने कहा था मैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डीम एक्सेप्टेंस के ऊपर बाद में चर्चा करूंगा। सर डे ऑफ एक्सेप्टेंस को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2B के अंदर एज एन एक्सप्लेनेशन। वो क्या कहता है कि डे ऑफ एक्सेप्टेंस मींस द डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, or where an objection has been made in writing by the buyer regarding acceptance of goods within 15 days of receipt of goods, then जिस दिन भी वो सप्लायर उस ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई करेगा, रिमूव करेगा, तब तक का पीरियड बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आपका पीरियड काउंट हो जाएगा। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वो मानी जाएगी जिस दिन वो ऑब्जेक्शन को क्लोज करा जाएगा। मीनिंग देयर बाय कि मैंने आज गुड्स ऑर्डर करे 13 जुलाई को, और मैंने लेट्स से एक 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑर्डर करा रेड कलर का, और मेरे को कल वो गुड्स जो है डिलीवर हो गए मेरे गोडाउन पे। कल संडे है तो 14th को मेरे को डिलीवर हो गए और मरून कलर के। मैं मंडे को अपने टाउन से बाहर चला गया और आके वापस मैंने नेक्स्ट मंडे को देखा, और नेक्स्ट मंडे को मैंने ऑब्जेक्शन रेज करा अपने बायर से कि सर मैंने आपको 100 मीटर कपड़ा मांगा था रेड कलर का, आपने 100 मीटर मरून कलर का भेज दिया। तो ये तो एक्सेप्टेंस, मैं ये गुड्स एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप इसको मेरे को वापस करवा के रेड कलर भिजवाइए मेरे पास। तो लेट्स से उन्होंने वो 25 तारीख को मेरे को अपना एक्सचेंज के अंदर अपना पुराना जो स्टॉक था लिया, और मेरा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टॉक था 25 तारीख को दे दिया, 25 जुलाई को। तो मेरी डेट ऑफ डीम एक्सेप्टेंस 25 जुलाई मानी जाएगी, ना कि 14 जुलाई। क्यों? क्योंकि मैंने राइटिंग के अंदर वो कम्युनिकेशन दे दिया था। मैंने अगर सिर्फ सिंपली फोन करके उनको ऑब्जेक्शन कर दिया हो जिसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास कि मैंने उनको कम्युनिकेशन करा है, राइटिंग के अंदर एविडेंस नहीं है, तो उस केस के अंदर मेरी लायबिलिटी 14 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी, चाहे मैंने ओरली ऑब्जेक्शन रेज भी करा था तब भी। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई बोलता है कि हमने ऑब्जेक्शन रेज करा है तो ऑब्जेक्शन शुड बी इन राइटिंग। अब राइटिंग क्या है? राइटिंग कैन बी बाय वे ऑफ एन ईमेल, बाय व्हाट्सएप, बाय लेटर, कोई भी मोड जो कि आप
लीगली प्रोड्यूस कर सकें किसी कोर्ट के अंदर, एडमिसिबल हो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं कि हाँ जी आपने राइटिंग के अंदर दिया था, बट ओरल एविडेंसेस आप इसके अंदर एडमिट नहीं कर सकते कि ओरली आपने ऑब्जेक्शन रेज करा। ठीक है सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब सर ये समझते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज क्या है। तो सर जब ये एमएसएमईडी एक्ट आया था तो सेक्शन 7 में इसकी डेफिनेशन पहले दी गई थी, और सर्विस यूनिट्स के लिए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए क्राइटेरिया अलग अलग हुआ करते थे। वो क्राइटेरिया उन्होंने नोटिफिकेशन जो निकाला 1 जुलाई 2020 को कोविड के अंदर, उसके बाद सारे चेंज कर दिए गए और एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला दे दिया जिसके अंदर की अब सर्विस इंडस्ट्री के बीच में और आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं। तो वो क्या कहता है कि माइक्रो एंटरप्राइज क्या है, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू 1 करोड़ एंड द टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़। ये दोनों सीलिंग सर अपर सीलिंग है। अगर आपने एक भी एक्सीड कर लिया तो आप नेक्स्ट जो है एंटरप्राइज के अंदर अपग्रेड कर जाएंगे, आप नेक्स्ट एक्सीड कर जाएंगे अपनी लिमिट से। स्मॉल के लिए सर इट्स एक्सीडिंग 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ एंड अप टू 50 करोड़ ऑफ टर्नओवर, अप टू 10 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड अप टू 50 करोड़ ऑफ टर्नओवर। मीडियम एंटरप्राइज के लिए सर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर इज अप टू 250 करोड़। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर करता है एंटिटी तो वो एमएसएमईडी एक्ट से वैसे भी बाहर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का आपको डेफिनेशन दिया क्योंकि एमएसएमईडी एक्ट के अंदर तीनों है। बट जब मैं सिर्फ 43B(H) की बात करता हूं तो वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पे लगेगा, मीडियम एंटरप्राइज पे नहीं लगेगा। तो हमें इस चीज का बड़ा ध्यान देना है कि एक एंटिटी जिसकी 50 करोड़ तक की टर्नओवर है और उसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक की है, सिर्फ उन्हीं एंटिटीज के ऊपर सेक्शन 43B(H) का प्रावधान लगेगा और किसी के ऊपर भी नहीं लगेगा। अब सर हमें इसके अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि टर्नओवर जो है इसमें क्या लिया जाएगा, क्या इसके कंपोनेंट्स होंगे, क्या एक्सपोर्ट की टर्नओवर इसके अंदर मानी जाएगी। तो सर जो एक्सपोर्ट है ये टर्नओवर, एक्सपोर्ट की टर्नओवर आपकी टोटल टर्नओवर से माइनस करी जाएगी और जो रिमेनिंग टर्नओवर है उसको देखा जाएगा। तो इसका मतलब जो आपकी डोमेस्टिक टर्नओवर है सिर्फ वही कंसिडर करी जाएगी। अब एक एंटिटी है जो सर्विस प्रोवाइडर भी है, जो मैन्युफैक्चरर भी है, गुड्स भी सब मैन्युफैक्चर करते हैं, एएमसी की सर्विसेज भी दे देते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर उनकी कौन सी टर्नओवर देखी जाएगी? सिर्फ ट्रेडिंग की देखी जाएगी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की देखी जाएगी, सिर्फ सर्विस की देखी जाएगी, या तीनों को क्लब करके देखा जाएगा? तो सर इसका आंसर ये है कि तीनों की टर्नओवर को क्लब करके देखा जाएगा। आपकी जितनी भी टोटल टर्नओवर है एक्सेप्ट फॉर एक्सपोर्ट टर्नओवर, वो कंसोलिडेट करके जो फिगर निकलती है वो आपको देखना पड़ेगा कि उसके हिसाब से आपकी टर्नओवर कौन से क्राइटेरिया के अंदर फिट आती है कि आप माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं या स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी? तो सर इसकी डेफिनेशन में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा चेंज आया। जब एमएसएमईडी एक्ट आया था तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन थी वो ली जाती थी परचेज वैल्यू के ऊपर, और आपको साथ साथ कुछ मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्पेशली कंप्लायंस था कि आपको अपना बताना पड़ता था कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। अब वो जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है वो आपकी पिकअप होगी इनकम टैक्स रिटर्न से और एज पर इनकम टैक्स एक्ट होगी। तो इसका मतलब वो WDV वहां से पिक होगी। तो जो WDV आ रही है वो आपको इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया के लिए कंसिडर करनी है। अब सर हमने जब सेक्शन 43B(H) पढ़ा तो वहां पे लिखा था माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर दी गई है। तो सर सेक्शन 2 के अंदर एक बार माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज मीन्स एन एंटरप्राइज क्लासिफाइड एज सच अंडर सबसेक्शन 1 of clause A of subclause 1 of clause B of clause
ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, मतलब 7(1)(a)(1) और 7(1)(b)(1) आप जो है माइक्रो एंटरप्राइज हो जाएगा। इसी तरीके से 7(1)(a)(2) और 7(1)(b)(2) जो है वो स्मॉल एंटरप्राइज माना जाएगा। जी सर, 1A 1(2) क्या है? एक बार सेक्शन 7 आता है, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 7(1) क्या कहता है? इन केस ऑफ एन एंटरप्राइज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स pertaining to an industry specified in first schedule to the Industrial Development Act 1951, मतलब कि कोई भी एंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के अंदर एंगेज है वो आ जाएगी 7(1)(a) के अंदर। और उसमें 1 क्या है, जो मैंने आपको बताया था पहले, क्राइटेरिया होता था माइक्रो का अलग, स्मॉल का अलग और मीडियम का अलग। वो सब क्लॉजेस 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 में दिया गया था माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए। सिमिलरली 7(1)(b) इज एन एंटरप्राइज विच इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। और अगेन वहां पे 1, 2, 3 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के क्राइटेरिया दिए गए थे कि कितनी टर्नओवर हो सकती है। तो अब वो 1, 2, 3 इज नॉट रिलेवेंट, बट ये मैं क्यों डेफिनेशन आपके पास लेके आ रहा हूँ कि आज भी जो एम्पावरिंग सेक्शन है माइक्रो एंटरप्राइज का और स्मॉल एंटरप्राइज का, वो रेफर करता है टू दोज एंटरप्राइजेस विच आर आइदर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब कि वही एंटरप्राइजेस जो या तो प्रोडक्शन कर रही हैं गुड्स का या जो सर्विसेज को रेंडर कर रही हैं, वही इसी के अंदर आएंगी और कोई भी एंटरप्राइज नहीं आ पाएगी। मतलब जो ट्रेडर है वो इसमें कवर्ड नहीं है। अब माइक्रो हमने समझ लिया कि माइक्रो का क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, टर्नओवर है, स्मॉल का भी सेम है। बट इंटरप्राइज क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। इंटरप्राइज की डेफिनेशन सेक्शन 2E ऑफ MSMED एक्ट में दी गई है। ये कहता है इंटरप्राइज मीन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग or a business concern or any other establishment by whatever name called engaged in the manufacturing or production of goods in any manner pertaining to an industry specified in first schedule of the Industrial Development Act or engaged in providing or rendering of any services। मतलब कि कोई भी बिजनेस कंसर्न हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, किसी भी नाम से, बट इट शुड बी engaged in manufacturing of goods or it should be engaged in rendering of services। वही एंटरप्राइज जो है इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करेंगी, ना कि कोई ट्रेडर इसके अंदर आएगा। अब सर एक मार्केट के अंदर कंफ्यूजन चल रहा है कि ट्रेडर्स के लिए तो अब MSMED का रजिस्ट्रेशन जो है वो आप ले सकते हैं और ट्रेडर के ऊपर MSMED एक्ट एप्लीकेबल हो गया। तो आपको जो भी आप प्रोक्योरमेंट करेंगे वो सिर्फ किसी से भी करें, चाहे वो MSMED का वेंडर है, तो आपको उसको पेमेंट एज पर सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट करना होगा। तो सर ये एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था 2 जुलाई 2021 को। ये स्पेसिफिक मेमोरेंडम आया था जिससे कि रिटेलर और होलसेल ट्रेडर्स को एम्पावर करा गया था कि वो MSME के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बट उसका जो पर्पस था वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए था कि आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर बैंक से लोन मिल जाएगा। सिर्फ इस चीज के लिए आपको MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन दी जा रही है। इसके अलावा कोई भी MSMED एक्ट के जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। तो सिर्फ PSL है और उन्होंने NIC कोड 45, 46, 47 को ही एम्पावर करा है कि आप ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब सर एक क्वेश्चन उठता है कि कौन से लोगों के ऊपर MSMED एक्ट लगता है, मतलब कौन सा सेलर ऐसा होगा जिसपे MSMED एक्ट लगेगा। क्योंकि कंपनी तो बड़ी होती है, LLP बड़ी हो जाती है, पार्टनरशिप भी कुछ बड़ी होती है, तो वो तो MSME के दायरे में नहीं आते। और क्योंकि उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अपने रिटर्न्स बनाते हुए, अपने बैलेंस शीट्स बनाते हुए, तो वो बाहर होंगे। तो सर एक बार सेक्शन 7(1) को हम ध्यान से देखेंगे। सेक्शन 7(1) में बड़ा क्लियरली बोला गया है कि सप्लायर कैन बी अ प्रोप्राइटरशिप, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और एनी अदर अंडरटेकिंग। इसका मतलब कि सप्लायर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप हो या HUF हो या AOP हो या पार्टनरशिप हो। इट कैन बी एनीबडी और वो अपना रजिस्ट्रेशन MSMED एक्ट के अंदर करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम की किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अब सर दूसरा क्वेश्चन ये आया और बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि MSMED की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी टर्नओवर कितनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, और अगर आप उतने क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो माइक्रो
और स्मॉल इंटरप्राइजेस अब बन गए। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की रजिस्ट्रेशन के बारे में तो इनकम टैक्स एक्ट में बात ही नहीं करता। तो सर हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट करी गई डेफिनेशंस के अंदर उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला कि हमारे लिए एमएसएमई एक्ट क्या है, माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल इंटरप्राइज क्या है। उन्होंने कहा आपको अगर ये समझना है कि माइक्रो एंटरप्राइज क्या है, स्मॉल इंटरप्राइज क्या है, तो आप पेरेंट एक्ट को रेफर करिएगा। आप मेरे से मत पूछिए कि माइक्रो एंटरप्राइज क्या है, स्मॉल एंटरप्राइज क्या है। आप पेरेंट एक्ट पढ़िए, उसके अंदर जो माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन है, जो स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन है, आप उसको अडॉप्ट करिए और उसके हिसाब से आप कंप्लायंस करिए सेक्शन का। तो सर मैंने आपसे बात करी थी कि सप्लायर, अभी आप नोट करके चलिए, सप्लायर पे हम डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 15 के अंदर रेफरेंस था कि वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स टू द बायर। तो सप्लायर की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। सप्लायर की डेफिनेशन सेक्शन 2N ऑफ एमएसएमईडी एक्ट के अंदर है। सेक्शन 2N ऑफ एमएसएमईडी एक्ट क्या कहता है? सप्लायर मीन्स अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज which has filed a memorandum with authority referred to in subsection 1 of section 8। मतलब कि एक ऐसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, ये मीडियम की बात नहीं करता, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज जिसने की मेमोरेंडम फाइल करा है विद एन अथॉरिटी रेफर टू इन सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट एंड इंक्लूड्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब सर ये थर्ड पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिए, देखिए इसको आराम से। एनी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट और अ बॉडी by whatever name called, registered or constituted under any act for a time being in force and is engaged in selling goods produced by micro and small enterprises and rendering service which are provided by such enterprises। तो सर काफी लोग अब ये कहते हैं कि 2N की डेफिनेशन आप जब पढ़ते हैं और उसमें क्लॉज 3 जो कि स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है आप पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि गुड्स सेलिंग में विच आर एंगेज्ड इन सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब कि वो ट्रेडर है, वो माल बेचते हैं या सर्विसेज को आगे सप्लाई करते हैं जो कि ओरिजिनेट किसी एमएसएमई वेंडर के यहाँ पे हो रही है, किसी एमएसएमई की फैक्ट्री के अंदर बन रहा है माल, या कोई एमएसएमई वो सर्विस को प्रोड्यूस कर रही है और आप किसी माध्यम से उस सर्विस को एंड यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिचुएशन में आप भी कवर हो गए, मीनिंग देयर बाय ट्रेडर तो यहाँ कवर हो गया। तो हम जो पीछे बात करेंगे ट्रेडर कवर नहीं होगा, तो यहाँ पे तो ट्रेडर आ गया। तो सर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन जो है 2006 के अंदर लेके आई गई थी, जिस टाइम पे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व करके रखा जाता था, जैसे कि जूट इंडस्ट्री उस टाइम पे थी, खादी इंडस्ट्री उस टाइम पे थी। आज के डेट में कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिकली रिजर्व नहीं है। तो इट वॉज ईजी फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड कि अगर खादी उद्योग का प्रोडक्ट है तो वो एमएसएमई वेंडर का है, तो वो किसी से भी आप ले रहे हो तो वो आप इस डेफिनेशन फॉलो करेंगे और आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। मगर आज की डेट में देयर इज नो क्राइटेरिया कि आप जिससे आइडेंटिफाई कर सकें कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं या आप बेच रहे हैं ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ था। क्या वो किसी एक रिलायंस जैसी कंपनी के मैन्युफैक्चर हुआ था, अनब्रांडेड गुड्स की बात करते हैं, या किसी एक ऐसे फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ था जो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड थी। आज की डेट में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आइडेंटिफिकेशन मार्क से जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सके वो गुड्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए। तो सर इस इम्पॉसिबिलिटी के अंदर आप ये जब निकाल ही नहीं सकते वो गुड्स कहाँ लगे हैं, तो आप जनरली सबको इंक्लूड करके यहाँ पे नहीं चलेंगे। ये मेरा हम्बल सबमिशन है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी बोलता है कि अब सप्लायर जो है उसके डेफिनेशन के अंदर तीनों आ गए, तो सर उससे मेरा व्यू डिफरेंट है। सप्लायर की डेफिनेशन में आज भी सिर्फ वही लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर है। सप्लायर की डेफिनेशन में सर हमने पढ़ा था कि एनीबॉडी हु हैज फाइल्ड अ मेमोरेंडम ऑफ विद अथॉरिटी। अच्छा, अब नाउ व्हाट इज अ मेमोरेंडम सर? मेमोरेंडम इज बेसिकली एन एप्लीकेशन टू टेक रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना है जिससे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाए, उसको मेमोरेंडम कहते हैं। सेक्शन 8 जो है एमएसएमईडी का वो क्या कहता है कि एनी पर्सन विच इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति
किसी भी एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करना चाहता है तो a micro or small enterprise may at his discretion, or a medium enterprise engaged in providing services, or a medium enterprise engaged in manufacturing shall file. सर ध्यान से देखिएगा, shall file the memorandum of micro, small, or as the case may be of medium enterprise with such authority as may be specified by the state under section subsection 4 or with center under subsection 3. इसका क्या मतलब है सर कि जो ये वर्ड लिखा है मे एट हिज डिस्क्रिशन, ये वाला सर, काफी लोग इसको कहते हैं कि मे एट हिज डिस्क्रिशन, इसका मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप रजिस्ट्रेशन, अ माइक्रो एंड अ स्मॉल एंटरप्राइज मे एट हिज डिस्क्रिशन, कि उसको पावर दी गई है सोचने के लिए कि वो ले या ना ले। बट सर ये ठीक इंटरप्रिटेशन नहीं है, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज मे एट हिज डिस्क्रिशन शैल फाइल, मतलब कि उसको मैंडेटरी है फाइल करना। तो फिर ये क्यों लिखा है मे एट हिज डिस्क्रिशन? सर उसको ये डिस्क्रिशन दी गई थी कि वो जो मेमोरेंडम है या तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ फाइल कर दे सबसेक्शन 4 में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल कर दे सबसेक्शन 3 में। क्यों? क्योंकि जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको अपना मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही फाइल करना होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइल ही नहीं कर सकते। तो माइक्रो और मीडियम को ये डिस्क्रिशन दी गई कि आप स्टेट के पास जाना चाहें स्टेट के पास चले जाइए, सेंटर के पास जाना चाहे सेंटर के पास चले जाइए। ठीक है सर, यहां तो कोई कंफ्यूजन? अगर आपकी किसी की भी सर क्वेरीज है तो आप प्लीज साथ साथ अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूंगा कि डेलिब्रेशन के ड्यूरेशन के अंदर ही आपके सारी क्वेरीज का आंसर दे सकूं। जी बताएं सर। कोई नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए सर, अभी क्वेरी नहीं है सर। अब सर जो मैं अपना डेलिब्रेशन कर रहा था कि क्या रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, तो उसके अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि सारे के सारे वेंडर्स आर कवर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन, एंड जो मैंने आपको बोला कि नहीं सर, सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स ही हैं जो कवर्ड होंगे जिन्होंने फाइल करा है मेमोरेंडम, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करी है। तो सर इसको मैं थोड़ा सा और आगे अपने कंटेंशन को सपोर्ट करता हूँ। एक सर ये केस लॉ है बॉम्बे हाई कोर्ट का, स्काइजन बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड का। सर इसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि अगर आपका वेंडर रजिस्टर्ड है तभी वो एमएसएमईडी का बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले पाएगा। एंड सर एक रूल होता है एजुसम जनरस, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। वो सर क्या कहता है कि वेयर alternate construction are equally open, that alternative is to be chosen which will be consistent with the smooth working of the system which the statute purports to be regulating, and that alternative is to be rejected which will introduce uncertainty, friction or confusion into the working of the system। मतलब कि आप उस alternative इसको बंद करना चाहे तो कैसे बंद होगा? सर प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो अनम्यूट हो गए सर। जी आपको रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन समझा रहा था सर, वो मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि जो थोड़ा सा कॉन्ट्रोडक्शन है इस लॉ के अंदर कि आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी इसी तरफ जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है टू ऑब्टेन द बेनिफिट्स ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट। अब सर हम ये समझते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑफ नॉन पेमेंट टू एन एमएसएमईडी वेंडर। सर सबसे पहले तो 43BH का आ गया कि आपको एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। अब सर इसको ना थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस है, कितना घेराव है इस बात। हम सर एक ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है, ठीक है सर, और उसका इन्वेंट्री टर्नओवर साइकिल 24 है, मतलब एक साल के अंदर वो 24 बारी अपनी इन्वेंट्री को सेल परचेज कर लेता है। तो अगर 1 करोड़ की इन्वेंट्री और उसका इन्वेंट्री टर्नओवर साइकिल 24 है तो उसकी टोटल साल की टर्नओवर 24 करोड़ रुपए होगी।
ठीक है सर। तो 24 करोड़ रुपए टर्नओवर हो गई, और उसके ऊपर लेट्स एज्यूम कि उसका 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 25 करोड़ की उसकी टर्नओवर है, 24 करोड़ का उसका परचेज है, 1 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर आपने आगे बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सैलरी वगैरह डाली और नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर दिया। नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करके उसका लेट्स से 10 लाख रुपए के ऊपर लेके आ गए, तो 25 करोड़ के अंदर उसका 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। अब सर 10 लाख रुपए के ऊपर लेट्स एज्यूम कि वो आज के डेट में इंडिविजुअल है, तो सर कितना टैक्स बैठेगा अंकित जी? सर पूरे उसके हिसाब से बैठेगा सर, 30% का स्लैब चला जाएगा जी स्लैब रेट के साथ। सर इसका जो टैक्स बैठेगा वो बैठेगा 55,000 रुपये, इंडिविजुअल का जो स्लैब रेट्स हैं उसके हिसाब से। तो उसने 55,000 रुपये टैक्स पे करा और बात खत्म हो गई थी पिछले साल तक। अब सर ये एज्यूम करते हैं कि 31 मार्च को, वैसे भी आप सबको पता है कि काफी ज्यादा पेमेंट्स के प्रेशर होते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेशर होता है कि सारे के सारे टैक्स का क्लियरेंस करा जाए, जीएसटी पे करना है, टीडीएस की पेमेंट है, इंटरेस्ट की सारी पेमेंट्स है, और बाकी सारी पेमेंट्स भी आप क्लियर करना चाहते हैं, लोन रीपेमेंट्स वगैरह होते हैं 31 मार्च के आसपास। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इनका क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है, रिटर्न एग्रीमेंट है 1 महीने का क्रेडिट पीरियड। तो मैंने आपको बताया इनका 24 इन्वेंट्री साइकिल है, 24। तो जो मार्च की परचेज है वो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर में खड़ी है, मतलब 2 करोड़ रुपए इनके क्रेडिटर खड़े, जो एक ड्यू हुआ 30 दिन के हिसाब से 15 अप्रैल को, और एक ड्यू हुआ 30 अप्रैल को। हम एज्यूम कर लेते हैं सर यहाँ पे डिफॉल्ट आ गया, क्योंकि अप्रैल के अंदर आप टाइट थे, रीपेमेंट्स कर रहे थे, और आपको डिफॉल्ट आ गया पेमेंट के अंदर। तो सर जब ये 2 करोड़ रुपए का पेमेंट का डिफॉल्ट आ गया क्रेडिटर्स का, आपने सिर्फ 2-2 दिन का डिफॉल्ट करा, तो अब आप जब कंप्यूटेशन करेंगे तो उसके अंदर आपकी कितनी इनकम हो गई, कितनी इनकम के ऊपर आप टैक्स पे करें? सर वही 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। हाँ जी। 2 करोड़ रुपए और 43 BH के अंदर डिसअलाउंस हो गया। हाँ जी सर आपका नेट प्रॉफिट हो गया 2 करोड़ 10 लाख रुपए। लेकिन सर हम जो अपनी बुक्स में करेंगे तो वहां पे तो 10 लाख ही मेंशन करेंगे ना सर सर। वहां 10 लाख बिल्कुल मेंशन करेंगे, बट आप जब कंप्यूटेशन बनाएंगे सर, हाँ उसके जी। अंदर 43 BH के अंदर एडिशन करेंगे सर 2 करोड़ रुपए की। और फिर स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टैक्स कैलकुलेशन। बिल्कुल सर। अब 2 करोड़ रुपए के ऊपर सर कितना टैक्स आ गया? सर वहां पर तो सेस भी लग जाएगा। सर 15% से सर 25% लगेगा, क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख। 25% सर सेस लग जाएगा। तो ये मैं नहीं समझता कोई आपका 60 लाख रुपए के आसपास से 70 लाख से कम का टैक्स आएगा। तो एक व्यक्ति जिसने 55,000 का टैक्स पे करना था वो 70 लाख रुपए का टैक्स पे करेगा। जी। वो टैक्स पे करने के लिए उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उसके पास इतनी लिक्विडिटी होगी कि वो 70 लाख का टैक्स पे कर सके। अब सर इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस समझते हैं। अब सर उसने क्या करा कि वो 2 करोड़ रुपए पे तो कर ही दिए अप्रैल के अंदर, और क्योंकि उसको झटका लगा तो उसने वो अब रेगुलर कर लिया कि अब आगे डिले नहीं करा। तो अब सर क्या हुआ, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया, फाइनेंशियल ईयर 24-25, उसमें अप्रैल के अंदर पेमेंट हो गई। तो नेक्स्ट ईयर फिर से वही 25 करोड़ की टर्नओवर, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट, इस बारी 12 लाख का प्रॉफिट हो गया। 12 लाख का प्रॉफिट आया था, आपने पेमेंट कर दी सर लास्ट ईयर की 43 BH की, इस साल आप डिडक्शन क्लेम करेंगे, 12 लाख माइनस 2 करोड़, आपकी रिटर्न ऑफ इनकम कितनी गई सर? माइनस में चली गई। तो लॉस चला गया 1 करोड़ 88 लाख रुपए। अब आप ये लगा लीजिए कि अगर वो 10 लाख रुपए के हिसाब से अपना एनपी दिखा रहा था, तो अगले कितने सालों तक उसकी नील की रिटर्न जाएगी, क्योंकि वो लॉस से कवर्ड होती रहेगी सर। कवर होती रहेगी। तो अगर वो रिटर्न उसको किसी बैंक के अंदर देनी हो, कोई लोन लेने के लिए, वर्किंग कैपिटल लेने के लिए, तो सर आप सारे मेरे से नहीं सर, एक्सपीरियंस है क्या उसको सर नहीं वो सर, कैसा भी लोन नहीं होगा सर, ना पर्सनल लोन, ना हाउसिंग लोन, ना बिजनेस लोन, इस कोई नहीं हो पाएगा सर। छोटे से प्रोविजन का 4 लाइनों का इतना सा इम्पैक्ट है। अब सर इसके साथ और क्या कॉन्सिक्वेंस है वो भी समझते हैं। सर हम लोग सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा, जो आपने ये दोनों का डिफरेंसेस बताया जी, प्लीज इसको एक बार रिपीट कर दीजिए, जो 2 करोड़ वाला जो बताया था ना आपने। जी जी, मैं सर इसको और ईज आउट कर देता हूँ। 1 करोड़ का डिसअलाउंस लेते हैं, फिगर्स आपको आराम से 2 करोड़ पे ज्यादा जाता है।
एक व्यक्ति जो 25 करोड़ रुपए की टर्नओवर करता है साल के अंदर, वो 1 करोड़ रुपए का अपना ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है, तो 24 करोड़ की उसकी परचेज हो गई। तो इसका मतलब कि जो 2 करोड़ रुपए पर मंथ की उसकी परचेज है, और बाकी सब उसने पेमेंट्स चाहे टाइम से करी या नहीं भी करी, बट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कर चुका है, तो उसका बेनिफिट तो उसको मिल गया। जो 24-25 के अंदर 23-24 में जो मार्च की पेमेंट थी, जो अप्रैल में होनी थी, वो डिले हो गई। वो जो पेमेंट डिले हो गई वो अब आपको अलाउ नहीं करी जाएगी 43BH के अंदर, क्योंकि आपने वो विद इन ड्यू टाइम डेट पे नहीं करा। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आपने जब अपनी बैलेंस शीट बनाई तो आपका नेट प्रॉफिट तो 10 लाख रुपए पे ही आ रहा है। 25 करोड़ की टर्नओवर पे 10 लाख रुपए का ही प्रॉफिट है। आप ऑडिट जब करेंगे बैलेंस शीट का तो 10 लाख रुपए ही प्रॉफिट उस पर डिक्लेयर करेंगे। मगर जब आप कॉम्प्यूटेशन फाइल करेंगे और टैक्स ऑडिट अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेंगे फॉर्म 3CD, उसमें क्लॉज 22 के अंदर दिखाएंगे, तो वहां पे आप दिखाएंगे कि 43BH के अंदर 1 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है लास्ट में डिले है। तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? जब आपके इनकम टैक्स के रिटर्न बनाएंगे, आपने प्रॉफिट दिखाया 10 लाख रुपए का, एडिशन कर दी 43BH की 1 करोड़ रुपए की, तो आपका टैक्सेबल इनकम 10 लाख से बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गई। जो 10 लाख रुपए पे आप पहले 55,000 रुपए का आपने टैक्स पे करना था, अब वो आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे देंगे। 1 करोड़ 10 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स है वो 24.5 लाख रुपए प्लस उसके ऊपर 15% का सरचार्ज। अब क्योंकि ये पेमेंट आपने इस साल कर दी, आपने रिटर्न फाइल कर दी, जैसे भी करके आपने टैक्स पे करा, नेक्स्ट ईयर के अंदर फिर सेम सिनेरियो के अंदर अगर आप वही जीपी और एनपी पकड़ के चलते हैं, तो एनपी मेरा 10 लाख था, अब क्योंकि वो मैं 1 करोड़ की पेमेंट कर चुका हूं, तो वो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरी लॉस की रिटर्न गई 90 लाख रुपए की, और वो लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड करते रहूंगा अगले 8 साल तक। कैरी फॉरवर्ड सर करने का सर प्रोविजन है। सर मैं यही थोड़ा सा समझना चाह रहा था। 1 करोड़ जो आपने बताया डिले पेमेंट का, तो वो तो सर हमारे हैंड से होता नहीं है। मतलब सर हमारे हैंड से नहीं होता है सर, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन जो करिए। क्रेडिटर खड़े हुए हैं सर, वो वाली बात हो रही है ना सर? हाँ जी। 1 करोड़ का अगर आपके क्रेडिटर है, आपने टाइम से पेमेंट नहीं करी, वो वाला मैटर है सर। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च के महीने के आपके 2 करोड़ के क्रेडिटर थे, और एक की ड्यू डेट बनती थी 15 अप्रैल और एक की बनती थी 30 अप्रैल। मैं अभी ये ज्यूम कर लेता हूँ कि 15 अप्रैल वाली आपने पे करी 16 अप्रैल को, और 30 अप्रैल वाली आपने 30 अप्रैल को पे कर दी। अब आप आज के रेट के अंदर बैठे हैं उसकी रिटर्न बनाने के लिए, टैक्स ऑडिट करने के लिए, तो आप आज के रेट के अंदर वो जो 1 करोड़ रुपए की पेमेंट थी जो 15 अप्रैल को ड्यू थी, वो 16 अप्रैल को हुई, वो डिसअलाउ करेंगे सर 43BH। कुछ कह रहे हैं दिलीप जी, आप बताएं। वो आप पेमेंट डिसअलाउ करेंगे सर अपनी कंप्यूटेशन के अंदर, तो 10 लाख रुपए का जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें वो जो डिसअलाउंस आपने ऐड कर दिया, तो टैक्सेबल प्रॉफिट आपका 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया। अब आपको जो टैक्स पे करना है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के ऊपर करना है। मेरा डिसअलाउंस परचेज के ऊपर है, ना कि परचेज के मार्जिन का डिसअलाउंस है। राइट सर स्टेटस ओके, थैंक यू। अब सर एक सेक्शन है, सेक्शन 16 ऑफ MSMED एक्ट। इसकी कहीं पे किसी ने बात नहीं करी अभी तक। जब हम 43BH की बात करते हैं, सेक्शन 16 का कहीं पे रेफरेंस नहीं, बट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्पेशली उन चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब जब आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे होंगे और फाइल कर रहे होंगे, तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। सर सेक्शन 16 ये कहता है कि जहां पे पेमेंट में डिले हो गया MSMED की, कि अगर आपने वो पेमेंट 15 दिन का टाइम था तो 15 दिन में नहीं करी, या आपका रिटर्न एग्रीमेंट है और 45 डेज का आप टाइम लेके चल रहे हो तो 45 डेज में नहीं करी, वो डिलेड पेमेंट है कि आपने वो पेमेंट 30 दिन के बजाय 90 दिन में करी, तो 60 दिन का जो गैप आ गया, उस 60 दिन के गैप के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो जो इंटरेस्ट पे करना है सर, वो 3 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड रेट होगा जो RBI का है।
आज के रेट में जो नोटिफाइड रेट है सर वो 6.75 है एंड हैज टू बी कंपाउंडेड ऑन अ मंथली रेस्ट। तो 6.75 इंटू 3 20.75 इसका सर रेट आ गया 20.25। तो 20.25 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर आपको मंथली कंपाउंडिंग करते हुए आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब आप सर ऑडिट कर रहे हैं कहीं एक, आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि एमएसएमई वेंडर्स हैं। अब एमएसएमई वेंडर्स को आपने देखा तो आपने देखा कि सर मैं तो, आप कहेंगे मैं सिर्फ उन्हीं बैलेंसेस की बात करता हूं जो 31 मार्च को मेरे क्रेडिटर्स में खड़े हैं, मुझे बाकी सबको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा तो क्रेडिटर्स का डिसअलाउंस होना है, ठीक है ना सर। बट क्रेडिटर्स का डिसअलाउंस होना वो बात बिल्कुल ठीक है। आपको पूरा साल अब क्यों स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि अगर ड्यूरिंग द ईयर भी कहीं पे डिले आ रहा है तो आपको उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और वो बुक्स के अंदर प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो मैंडेटरी है सेक्शन 16 में कि वो इंटरेस्ट बायर को पे करना पड़ेगा जहां पे भी उन्होंने डिले करा है। और सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है तो उसका रिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलेगा, तो आप पे भी करेंगे और उसका इनकम टैक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो या तो आप ऑडिट तो रिपोर्ट उसको कैपिटल से लेस करना पड़ेगा सर फिर वो? नहीं सर, आप पीएनएल के अंदर डालिए, पीएनएल में डाल के जैसे 10 लाख वाला एग्जांपल मैंने लेके चला था, जी तो जी 10 लाख रुपए की जगह पे आपने 1 लाख का इंटरेस्ट डाल दिया, 9 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। कंप्यूटेशन के अंदर सर गए आप, कंप्यूटेशन में आपने 9 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया और जैसे वहां पे आप एडिशन करते हैं तो वहां पे वो 1 लाख रुपए का अदर डिसअलाउंसेस करके एडिशन आपने कर दिया, वो 1 लाख रुपए एडिशन करेंगे तो नेट प्रॉफिट वही वापस अपना 10 लाख आ जाएगा। इसमें टैक्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं है कि वो हुआ नहीं, बट आपका आउटफ्लो है। अब इसको टेक्निकली देखा जाए तो करेक्ट प्रॉफिट आपने जो डिक्लेयर करना है वो 9 लाख रुपए करना है, 10 लाख नहीं करना। तो अगर कोई ऑडिटर इस चीज को इग्नोर करके ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देता है तो सर वो गलत ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा, क्योंकि उसने वो इंटरेस्ट के बारे में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं करा। या तो वो क्वालिफाई कर दे, क्योंकि इट्स नॉट योर प्रेरोगेटिव कि आप इंटरेस्ट अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट तो अल्टीमेटली जो भी आपका क्लाइंट है उसी ने पे करना है। आप कमेंट दे सकते हो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि जो मेरा क्लाइंट है उसने इंटरेस्ट अपनी बुक्स के अंदर प्रोवाइड नहीं करा, कैलकुलेशन नहीं करी। आप डिस्क्लेमर दे सकते हो कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें कैलकुलेशन नहीं दी गई, बट आप इस बारे में अब कुछ आपको कमेंट देना पड़ेगा। यू कांट बी जस्ट क्वाइट। जैसे अभी तक आपका क्लॉज एमएसएमईडी का जो क्लॉज था, आप उसके अंदर कुछ भी नहीं बोला करते थे, अब आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है सर। तो अब ये कॉन्सिक्वेंसेस तो है नॉन पेमेंट के। अब सर जो ये इंटरेस्ट की पेमेंट, जी बताएं सर, अंकित जी बताएं। इंटरेस्ट की पेमेंट सर आप कुछ कह रहे थे अंकित जी। इन्वेस्ट की पेमेंट सेलर को करनी है इंटरेस्ट की या इनकम टैक्स में? इंटरेस्ट जो पे करना है सर वो हमें इनकम टैक्स को पे करना है या जिससे हमने परचेज की उसको पे करना है? सेलर को सर, जैसे मैं बायर हूँ, सपोज करो आपसे मैंने गुड्स ली, मेरे को आपको पेमेंट करनी थी 15 दिन के अंदर, मैंने आपको 6 महीने के बाद पेमेंट करी, तो वो जो ब्याज है वो मैं आपको दूंगा। सर अगर आपको मेरा एक एग्रीमेंट हुआ है, एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, एग्रीमेंट से जो मैंडेटरी कंप्लायंस है वो नहीं हट जाएगा आपके ऊपर से। जैसे मैंने आपको कहा कि आप और मैं एग्रीमेंट कर लेते हैं कि सर मैं आपको 6 महीने में पेमेंट करूंगा, 180 दिन का क्रेडिट पीरियड हो गया, तो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है ना सर, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइडेबल इश्यू है। हमारा एग्रीमेंट 45 दिन से ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉ में लिखा है। तो ये एग्रीमेंट हम बना ही नहीं सकते कि मैं एमएसआईडी का इंटरेस्ट नहीं दूंगा। ये तो हम बना सकते थे कि आपने इनवॉइस के नीचे लिखा था कि देयर इज अ डिले इन पेमेंट यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट 18%, तो उसका मैं एग्रीमेंट आपके साथ कर सकता हूँ कि सर मैं डिले करूंगा और 18% ब्याज नहीं दूंगा ही नहीं, या 1% दूंगा या कुछ करूंगा, वो एग्रीमेंट वैलिड है। बट एन एग्रीमेंट इन कॉन्ट्रवेंशन टू अ प्रोविजन इज इनवैलिड, वो नहीं हो सकता। जी नवीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नवींदर जी। जी सर। जी बताएं सर। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसा आपका एग्जांपल चल रहा था 10 लाख वाला कॉन्सिक्वेंसेज में, और उसकी आपने बताया 16 अप्रैल को पेमेंट हुई जी, तो 16 अप्रैल को पेमेंट के बाद में उसकी नेक्स्ट ईयर की उसमें कहाँ दिखाया जाएगा? क्योंकि अब वो नेक्स्ट ईयर चल गया, मीनिंग देयर बाई 24-25 और 24-25 की वो आ गई 25-26 की रिटर्न, 25-26 की रिटर्न जी, 25-26 असेसमेंट ईयर के अंदर सर उसमें उसकी पेमेंट हो गई वो, तो उसको कहाँ दिखाया जाएगा? सर क्लॉज 22 के अंदर 2 पार्ट आते हैं सर। पार्ट
है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर वो होता है कि ओपनिंग लायबिलिटी जो थी ड्यूरिंग द ओपनिंग लायबिलिटी जो करंट ईयर में पे कर दी गई, तो पार्ट ए के अंदर आप इसको डिस्क्लोज करेंगे ओपनिंग लायबिलिटी थी 2 करोड़ रुपए की या 1 करोड़ की, और आपने वो ड्यूरिंग द 1 करोड़ पे कर दिया, तो वहां पे आ जाएगा। एंड अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 43B के अंदर वो माइनस होकर फिगर चली जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। तो सपोज दैट सेलर्स टू कन्वेंस मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जो 3 टाइम्स का, यदि वो उस पर एग्री कर लेता है कि जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो क्या बुक्स में तब भी 3 टाइम्स का दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट? मैंने अभी ये बताया अंकित जी को कि सर वो मैंडेटरी है एज पर MSMED एक्ट। तो आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या रिटर्न एग्रीमेंट से उसको सुपरसीड नहीं कर सकते। वो जो है आपको एज पर लॉ पे करना ही है। उसके अंदर जैसे अब TDS का इंटरेस्ट है, आपको बाय एज पर लॉ पे करना ही पड़ेगा। अगर आपने TDS की टाइम से नहीं करी, आप उसके ऊपर पेमेंट करेंगे 1.5% पर मंथ के हिसाब से। सिमिलरली आप अगर ये पेमेंट नहीं कर रहे अपने MSMED वेंडर को, तो आपको 3 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड RBI रेट आपको पे करना ही पड़ेगा, एंड वो भी मंथली कंपाउंडिंग के साथ है। सर सेलर नहीं मांग रहा हमसे, और हम वो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने पेमेंट कर दिया हमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसके बाद भी यदि इंटरेस्ट है तो हम उसका क्या करेंगे? आपके क्लाइंट्स जो भी बायर्स हैं आपको तो यही बोलेंगे कि सर देखो सामने वाली पार्टी मांग नहीं रही, हम क्यों दें। सर प्रूडेंस प्रिंसिपल्स के हिसाब से और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जिस साल का खर्चा उसी साल में डालना होता है। ऑडिटर्स को तो ये पता है कि एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसकी लायबिलिटी आज नहीं आ रही बट कल को आएगी, कल वो पे करना ही पड़ेगा। तो जब वो कल को पे करना पड़ेगा उसका आप एक्सपेंडिचर तो आज बुक करके चलेंगे ना सर। तो मतलब आपका कहना है कि प्रोविजन करके चले? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जब तक MSMED वेंडर आइडेंटिफाइड ही नहीं है, कि आपको पता ही नहीं कि मैं MSME में रजिस्टर्ड हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपने कोई प्रोविजन नहीं करा, ठीक है। बट जब आपको ये पता चल गया कि अब हनीश कुमार एक MSMED में रजिस्टर्ड वेंडर है, तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग देयर अगर मेरा कोई डिले हो गया, ठीक है, आपको 43BH के अंदर नहीं देखना क्योंकि उसका आपने पेमेंट कर दी तो आपका कोई डिसअलाउंस नहीं है। बट अगर कोई डिले है तो उस डिले का इंटरेस्ट आपको मेरे को पे करना पड़ेगा और उसका प्रोविजन अपनी बुक्स में करना। राइट सर। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि MSMED वेंडर कौन है। तो इस टाइम पे मार्केट के अंदर बहुत सारे आप देखे होंगे, आपने भी यूट्यूब और स्पीकर्स वगैरह सुने होंगे, या वैसे भी आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि सब इस टाइम पे ईमेल्स इशू कर रहे हैं, लेटर्स इशू कर रहे हैं कि आप हमें अपना स्टेटस बताएं, अपना रजिस्ट्रेशन शेयर करें। तो सर ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने कर दिया है तो उसमें तो कुछ नहीं अंडू करा जा सकता, बट आगे से आपको एक्टिविटी नहीं करनी है। उसका रीजन है सर, जैसे आप अगर देखेंगे कोई भी आप टैक्स इनवॉइस उठाते हैं आज के डेट में GST रीजन में, तो सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, टैक्स इनवॉइस, और उसके बाद पार्टी का नाम और पार्टी का GST नंबर जो आपका सप्लायर। इसी तरीके से एक 2008 का ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें यह बताया गया था कि अगर कोई MSME का रजिस्टर्ड वेंडर है, उसको अपना उस टाइम पे EM2 रजिस्ट्रेशन होता था, EM2 के बाद उद्योग आधार आया और अब उद्यम रजिस्ट्रेशन है। तो अपना EM2 का रजिस्ट्रेशन नंबर अपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन करना है, अपने लेटर हेड्स के ऊपर मेंशन करना है, अपना जहां पे भी उन्होंने अपने बिजनेस का बोर्ड लगाया हुआ है उसके ऊपर मेंशन करना है, जो आज के डेट में GST की रिक्वायरमेंट है। GST के अंदर भी आपको लेटर हेड्स की नहीं है, बट आपको अपने बिजनेस प्रीमाइस के बाहर जहां पे भी आपका बोर्ड है आपको GST नंबर लिखना है, अपने टैक्स इनवॉइसेस के ऊपर GST लिखना है। सिमिलरली अगर कोई MSME वेंडर है तो वो अपने इनवॉइस पे लिख के अपने कम्युनिकेशन लेटर्स में लिख के बताएगा कि वो MSME का रजिस्टर्ड वेंडर है। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हर एक अपने वेंडर के पास जाएं और पूछेंगे जी आप MSME रजिस्टर्ड हैं, अगर हैं तो अपना सर्टिफिकेट दीजिएगा। आपको ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी सर इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्टेटस है एक सप्लायर का कि वो माइक्रो इंटरप्राइज है या स्मॉल इंटरप्राइज है या मीडियम इंटरप्राइज है, ये हर साल चेंज होगी। क्यों सर? क्योंकि हमने जब सबसे पहले देखा था, ये जो क्राइटेरिया है ये टर्नओवर बेस्ड है या इन्वेस्टमेंट बेस्ड है।
कि टर्नओवर अप टू 5 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, टर्नओवर अप टू 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़, टर्नओवर अप टू 250, इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़। जी टर्नओवर बेस्ड है। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर टर्नओवर 5 करोड़ था और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की थी तो मैं माइक्रो हूँ। बट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में या 25-26 में मेरी वो टर्नओवर एक्सीड होके 6 करोड़ हो जाती है तो मैं माइक्रो ना होके स्मॉल एंटरप्राइज बन जाऊंगा। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो सप्लायर का स्टेटस है वो हर साल चेंज होगा। तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि एक सप्लायर जो पिछले साल माइक्रो और स्मॉल था वो इस साल मीडियम नहीं बना होगा, या पिछले साल में कोई मीडियम था वो इस साल कम होकर स्मॉल या माइक्रो में नहीं आया होगा। अब इसका क्या तरीका है सर? अगर आपके पास किसी वेंडर का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर है, उद्योग आधार नंबर है, तो आप एमएसएमई पोर्टल पे जाके वो नंबर डालेंगे तो आप उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से देख सकते हैं कि उस साल के उनका स्टेटस क्या है। ठीक है सर। तो आपको क्या करना है कि जब आपके पास नंबर आ जाएगा अपने क्लाइंट्स के लिए, उन वेंडर्स का आप स्टेटस चेक करेंगे कि क्या उनका स्टेटस है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं या स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। तो अगर तो माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज है तो 43BH का नॉन कंप्लाइ अपना डिसअलाउंस हो जाएगा नॉन कंप्लायंस में। अगर वो मीडियम एंटरप्राइज है तो 43BH का नॉन नहीं होगा डिसअलाउंस नॉन कंप्लायंस के केस के अंदर। ठीक है सर। अच्छा, अब ये जो उद्योग आधार है, इन्होंने अब नोटिफिकेशन निकाला है जून 2020 के अंदर कि अब ये ऑटो फेच करेगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल से और जीएसटी पोर्टल से। जीएसटी पोर्टल से आपकी टर्नओवर फेच करेगा और इनकम टैक्स पोर्टल से आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो फेच कर लेगा। और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आपको हर साल रिन्यू नहीं करना, आपने एक बार ही लेना और आपने लेके रखना है। आपको सिर्फ हर साल अपना अपडेटेड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना और अपने अपने आगे वेंडर्स को देना कि जी ये मेरा अपडेटेड सर्टिफिकेट है इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये मेरा स्टेटस है। अब सर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं आप सबसे पूछूंगा। क्या कैपिटल गुड्स की परचेज के ऊपर अगर आप पेमेंट नहीं करते ऐसे वेंडर को जिससे आपने कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं या डिलेड पेमेंट करते हैं, तो क्या वो 43BH के अंदर उसका डिसअलाउंस होगा? होना चाहिए सर। होना चाहिए। जी सर। बट सर रीजन क्यों होना चाहिए डिसअलाउंस? सर क्योंकि उसकी पेमेंट एज अ क्रेडिटर ही हमारे यहाँ शो होगी। नहीं सर, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। हम उससे गुड्स हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, तो कैपिटल है हमारा, इसलिए नहीं होना चाहिए। यस राइट। सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सुनील जी? मैं बात वहीं आ रही गुड्स की बात आ रही है। गुड्स तो हमारा है नहीं, हमारे क्योंकि एसेट्स है वो। एसेट्स रीजन पे कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है सर। एक बार हम 43B पे वापस आते हैं। यस। Notwithstanding anything contained in any other provision of this act, a deduction otherwise allowable under this act। तो सर हम ठीक है अपने प्रैक्टिकल रेफरेंस के लिए हर बार हम क्रेडिटर्स की बात करते हैं कि हमारा वो क्रेडिटर खड़ा हुआ है जिसको पेमेंट नहीं करी, मगर हम यहाँ पे किसका जो है एडिशन कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं उस एक्सपेंडिचर का जिसका अदरवाइज हमें अलाउंस मिलता है इनकम टैक्स के अंदर। वो अलाउंस डिसअलाउ हो जाएगा अगर हमने उसकी पेमेंट नहीं करी। तो क्या कैपिटल गुड्स का हमें अलाउंस मिलता है? डेप्रिसिएशन मिलता है सर। सर डेप्रिसिएशन मिलता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट मेरा अगर मैं बात करूं कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा इस साल के अंदर, 50,000 रुपए का लैपटॉप है, उस पर 40% डेप्रिसिएशन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिलेगा। बट पहले ये समझना कि क्या हमें वो 50,000 रुपए का लैपटॉप, क्या हम उसके एज एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं, क्या हम उसकी रिडक्शन क्लेम करते हैं? तो हम लैपटॉप की रिडक्शन क्लेम नहीं करते। ठीक है सर। अब सेकंड सर ये आ जाती है बात कि क्या डेप्रिसिएशन जो है वो 43BH के अंदर आएगी?
जैसे आप कह रहे हैं सर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, सो डेप्रिसिएशन इज नॉट अ डिडक्शन दैट यू क्लेम। सर बैंगलोर इसका कर्नाटका हाई कोर्ट का सर डिसीजन है टैली सॉल्यूशंस का, उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि जो डेप्रिसिएशन है इट इज नॉट एन अलाउंस दैट इज गिवन टू यू अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इसलिए डेप्रिसिएशन वाले आप उससे मत कंफ्यूज करिए, आप सिर्फ ये देखिए कि क्या वो पीएनएल के अंदर खर्चा गया है या नहीं गया। अगर वो पीएनएल में खर्चा नहीं गया, आपने उसकी डिडक्शन ही नहीं क्लेम करी, तो वो डिसअलाउंस नहीं होगा। ठीक है सर। सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर कोई करता है, कैश बेसिस पे अपनी बुक्स मेंटेन करता है। सर एक मिनट, इसमें एक क्वेरी है सर। जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी है, तो अगर हम उसके कोई पार्ट्स लेते हैं, उसे हम एक्सपेंसेस में डालते हैं, तो उसका हमें करना पड़ेगा सर? तब करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर चला गया, तो हाँ जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेरा अलाउएबल डिडक्शन है एज पर इनकम टैक्स है, मैं उसको पीएनएल में डालता हूँ। तो क्योंकि मैं इसको कैपिटलाइज नहीं करा, कैपिटल गुड्स में कैपिटलाइज कर रहा हूँ। जी जी। कैपिटल गुड्स के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो भी मैं टूल्स, जिग्स, इक्विपमेंट, पार्ट्स यूज कर रहा हूँ, वो मेरा कैपिटल गुड्स नहीं है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर कोई जना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर अपने बुक्स मेंटेन करता है, तो उसको 43BH का कंप्लायंस चेक करना है सर? सर कोई लैंड परचेस करते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, उस पर थोड़ी ना ये एप्लीकेबल होगा सर। बिल्कुल नहीं होगा सर, मैं तो कहीं नहीं रहा। मैं सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ कि मतलब आप अपनी जो बुक्स हैं मर्केंटाइल बेसिस पे ना करके, अक्रूवल सिस्टम ना करके, कैश बेसिस के ऊपर अपनी अगर बुक्स मेंटेन करते हैं, कि मैं सिर्फ जो मेरे पास आता है मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपनी रेवेन्यू, जो मेरा जाता है उसको खर्चा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इस तरह से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करता हूँ, तो क्या उस केस के अंदर 43BH मेरे पे एप्लीकेबल होगा? जी सर, होना चाहिए। वो नहीं होगा, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपका कोई लाइबिलिटी ही नहीं है जो आपको पे करनी है। नहीं, उसमें सर अगर कोई डिले हो जाती है कोई कैश बेसिस सर, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कैश बेसिस तो सेम है ना सर, सेम डे पेमेंट हो जाता है। जब आप पेमेंट करते हैं तभी तो उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं सर, जिसका आपने पेमेंट ही नहीं करा वो खर्चा ही नहीं क्लेम करा। अब जैसे अगर कोई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर अपना काम करता है और उसने एक माल तो परचेज कर लिया, रख लिया अपने पास, उसकी पेमेंट भी डिले हो गई, बट पेमेंट करी नहीं, तो पेमेंट नहीं करी तो खर्चा भी तो नहीं क्लेम करा उसने। जब वो खर्चा क्लेम करेगा, खर्चा कब क्लेम कर रहा है? कैश बेसिस पे। कैश बेसिस मतलब जब वो पेमेंट कर रहा तभी खर्चा क्लेम कर रहा। तो ओवरड्यू पेमेंट का खर्चा क्लेम नहीं करा उसने, तो जब खर्चा ही नहीं क्लेम करा तो डिसअलाउंस ही नहीं होगा। सेक्शन 16 का इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। सर जो मेरे बैलेंसेस 31 मार्च 2023 को मेरे बुक्स में खड़े हुए थे, जो मेरे क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स थे, और वो आज भी चलते आ रहे हैं, जिनको मैंने पूरे साल पेमेंट नहीं करी, तो क्या उनका डिसअलाउंस मेरे को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में करना है? नहीं सर। बिल्कुल ठीक सर, वो बिल्कुल आपको डिसअलाउंस नहीं करना। एक तो सर ये केस लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सिपी इंडस्ट्रीज का। और दूसरा सर क्या है, आप ये समझिएगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी रिडक्शन आप पहले क्लेम कर चुके हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, वो आप 21-22 में, 22-23 में ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। 23-24 के अंदर कोई भी आपने उसकी रिडक्शन क्लेम नहीं करी, जो आप उसको डिसअलाउ करेंगे, इसलिए ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है। अब सर ये थोड़ा सा एक ट्रिकी टॉपिक है जो मैं आप सबसे पूछूंगा। एक एसएससी जो अपनी रिटर्न 44AD या 44ADA में भरता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, क्या उसको डिसअलाउंस करना पड़ेगा 43B का इन केस ऑफ नॉन पेमेंट टू एमएसएमईडी वेंडर्स? नहीं सर, क्योंकि वो बुक्स मेंटेन करने के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट, बट सर उसने डिडक्शन तो क्लेम करी है।
लेकिन सर उसने स्कीम ली है, 44AD लिया है, तो वो इसलिए। करेक्ट सर। अब देखो 44AD की रिटर्न आप भरते हैं तो उसमें 3-4 चीजें आप भी डिस्क्लोज करते हैं रिटर्न भरते हुए। जी। एक, डेब्टर, क्रेडिटर, डेटा क्रेडिटर। स्टॉक, कैश इन हैंड। अच्छा, तो सर क्रेडिटर अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं जी। तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि मुझे पता नहीं मेरे को कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करा, बट अब ये तो मुझे पता चली है कि मेरे को कितनी पेमेंट करनी है। जी। तो ये तो मैं अब कहीं पे भी बोल ही नहीं सकता कि मुझे पता ही नहीं मेरे को कितनी पेमेंट करनी है। अब सर 44AD अगर आप देखेंगे तो 44AD भी नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है और 43BH भी नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है। 43BH कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। ये मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस एक्ट में कहीं पे भी कुछ लिखा हो, मैं ओवर रूल करूंगा सबको। 43 जो है सेक्शन 43B वो ये कहता है। और सेक्शन 44AD क्या कहता है सर? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 28 to 43C। 28 से 43C के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रेरी चीज लिखी है तो वो मानी नहीं जाएगी। अब 43BH इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू सेक्शन 44AD। 44AD आपको ये कहता है कि आप 8% डिक्लेयर करिए मिनिमम, ज्यादा करना चाहे ज्यादा कर सकते हैं, और आपको और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको उसके अंदर पार्टनरशिप सैलरी की डिडक्शन जो आप पहले लेते थे पार्टनर सैलरी वो नहीं मिलेगी, आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। वो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस आपको दे दी गई है। मगर 44AD कहीं पे भी डिसअलाउंसेस की बात नहीं करता। क्योंकि वो कहीं पे भी डिसअलाउंसेस की बात नहीं करता, तो इसलिए सर आप मतलब मेरा ये मानना है कि 44AD के केसेस के अंदर भी 43BH की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। आपको वहां पे भी चेक करना पड़ेगा कि जो वेंडर्स हैं क्या वो MSMED में रजिस्टर्ड, अगर हैं तो क्या उनको पेमेंट टाइम से हुई है, अगर नहीं हुई है तो वो आपको डिसअलाउंस करना पड़ेगा 44AD के केसेस के अंदर भी। उसमें भी इंटरेस्ट और दोनों चीज पे करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंटरेस्ट भी सर अगर जी। अच्छा सर, अब दूसरा सर मेरा सवाल है कि सेक्शन होता है 40IA जिसके अंदर की अगर आप TDS डिडक्ट नहीं करते हैं या डिडक्ट करके जमा नहीं कराते हैं तो आपको 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है सर। तो अब ये एज्यूम करते हैं कि एक ट्रांसपोर्टर है, MSMED का वेंडर है, पूरे साल में उसका 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का ट्रांसपोर्ट का बिल आया, आपने उसका TDS डिडक्ट नहीं करा और आपकी पेमेंट भी डिलेड है, हर बारी उसको डिलेड ही होती है पेमेंट, और वो 2 करोड़ रुपए का ही पूरा डिसअलाउंस होना है, एक बार एज्यूम कर लेते हैं। तो डिसअलाउंस सर कहाँ करेंगे? 43B के अंदर करेंगे 2 करोड़ रुपए का डिसअलाउंस, 40IA के अंदर करेंगे 30% का डिसअलाउंस, या दोनों सेक्शंस के अंदर करेंगे 40IA में 30 और 43B के अंदर 100? लास्ट ऑप्शन ठीक है 70, क्योंकि उसमें हमें एक्सपेंस तो 70% अलाउड होना ना TDS में। बुक्स में तो 100% जाएगा, वो टैक्स ऑडिट में या उसमें उसमें जाएगा 30% डिसअलाउड हो जाएगा, 70% अलाउ होगा। और MSME एक्ट में तो हमें एक्सपेंस ही डिसअलाउड करना, तो वो बैलेंस तो 70% ही बचेगा उस साल में और उस पर्टिकुलर ईयर में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। इसका सर ये कि 30% आप डिसअलाउंस दिखाओगे 40IA के अंदर, और 43B के अंदर 70% डिसअलाउंस आप दिखाओगे। सर एक बार अब टाइम लिमिट्स पे आ जाते हैं कि हमें कब कब ये ध्यान रखना है कि किस तरह से पेमेंट करेंगे। ये जो सर जो मैंने चार्ट बनाया है ड्यू डेट 15 डेज का बनाया है। तो सर डेट ऑफ इनवॉइस है 1 मार्च 2024 की, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई 2 मार्च को, तो इसकी ड्यू डेट होगी सर 17 मार्च। अगर 17 मार्च तक पेमेंट कर देंगे तो 2023-24 के अंदर ही आपको रिडक्शन अलाउड है। 17 मार्च की ड्यू डेट है, आपने 25 मार्च को भी पेमेंट कर दी, तब भी इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये डिडक्शन आपको मिल जाएगी इस एक्सपेंडिचर की। क्यों? क्योंकि आपने डिले तो कर दिया मगर पेमेंट बेसिस पे आ गए,
पेमेंट कब हुई? पेमेंट हो गई फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो आपको 23-24 में ही डिडक्शन मिलेगी। 17 मार्च की ड्यू डेट है, आपने ईयर खत्म होने के बाद 15 अप्रैल को पेमेंट करी, क्योंकि वो सब्सिक्वेंटली पेमेंट करी नेक्स्ट ईयर में, तो उसकी रिडक्शन अब आपको मिलेगी 24-25 में। 23-24 के अंदर नहीं मिलेगा, 23-24 के अंदर आपको वापस एड बैक करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट के अंदर उस परचेज के वैल्यू को। अब सर दूसरा सिनेरियो, 20 मार्च को सर आपने इनवॉइस, आप डेट ऑफ इनवॉइस है 20 मार्च की, 21 मार्च को सर गुड्स डिलीवर होते हैं, जिसकी ड्यू डेट बनती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 अप्रैल में। तो क्या आप 5 अप्रैल को भी चेक करोगे? वो तो अगले साल में चलेगी, तो रिडक्शन क्लेम करते हैं। नहीं सर, आप सब्सिक्वेंटली भी चेक करेंगे कि वो जो उसकी ड्यू डेट है उससे पहले पेमेंट हो रही हो। 5 अप्रैल की ड्यू डेट है तो 5 अप्रैल तक पेमेंट हो जाएगी, तब तो आपको 23-24 में एक्सपेंडिचर मिलेगा। अगर वो पेमेंट 5 अप्रैल के बियॉन्ड करोगे, 15 अप्रैल को करोगे, तो उसकी रिडक्शन 2024-25 में मिलेगी। सिमिलरली सर 45 दिन का वही सेम एग्जांपल है, बट मोर और लेस वो सेम ही रहेगा। तो सर विद दिस अब द हाउस इज ओपन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, उनके जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप सर पूछ सकते हैं। और 14 डे कैसे काउंट होंगे? आनंद जी आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही, फिर से बोले प्लीज। 15 डे की कैसे पेमेंट काउंट होगी? डेट वाइज ये शनिवार इतवार पड़ा था क्या सर? के लिए हाँ, एमएसएमई के लिए क्या चीज? 15 डेज की पेमेंट सर, 15 दिन। 15 दिन की पेमेंट के लिए क्या होगा सर? 15 दिन कैसे काउंट करेंगे सर? कैसे देखेंगे सर? मैंने 14 और 15 में सैटरडे संडे पड़ा था सर, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे देखिए, जो जर्नल क्लॉजेज एक्ट है उसके अंदर टैक्स कंप्लायंस के लिए और बाकी कंप्लायंस के लिए तो बोला जाता है सैटरडे संडे तो आपको नेक्स्ट डे करना है, बट जर्नल क्लॉजेज एक्ट एमएसएमई की पेमेंट जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर सैटरडे संडे पड़ा है तो सर आप बेटर ये कि उससे पहले प्लान करके उससे पहले पे करें। सर जैसे अगर आपकी इनवॉइस जिस दिन रेज हो रही है या आपको डिलीवरी किस दिन मिल रही है, हाँ जी, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे शिपिंग हमारी दूसरी जगह होती है, जी डिलीवरी का अगर हमें नहीं भी पता लग पाता तो वहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा सर? तो उस केस के अंदर आपको सामने से कंफर्मेशन देनी पड़ेगी सामने कब डिलीवर हुआ है कुछ। जैसे बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर अगर आप बात करते हैं तो सर बिल शिप टू के अंदर से सामने तो पता चल ही जाता है, बिल टू शिप टू में ई वे बिल भी है, तो ई वे बिल से भी आपको पता चल जाएगा कब वहां पे डिलीवर हो रहा है, और आपको वेंडर से चेक करना पड़ेगा कि कब डिलीवर हो रहा है। तो ये एप्लीकेबल पीरियड जो है वो रिसीव्ड ऑफ द गुड्स से स्टार्ट होगा ना? हाँ जी सर, रिसीव्ड ऑफ गुड्स। सर ये मैंने जो पीछे एग्जांपल बताया, आप अगर देखेंगे मेरी डेट ऑफ इनवॉइस 1 मार्च है, जो डेट ऑफ डिलीवरी है वो 2 मार्च है, तो जो 15 दिन हो गए, जब आप 2 में 15 ऐड करोगे तो 17 मार्च हो जाती है। अगर एक से हम डेट ऑफ इनवॉइस से लेके चलते तो 16 होती, हम 17 लेके चल रहे हैं क्योंकि डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स से जिस दिन आपको रिसीव होगी सर्विस या जिस दिन आपको गुड्स आपके गोडाउन में मिल जाएंगे उस डेट से आपको 15 दिन देखने। और अगर जैसे मैंने बताया था कि गुड्स जब आपने रिसीव करे, गुड्स की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो जब वो क्वालिटी ठीक होके आएगा तब से आप 15 दिन का पीरियड काउंट करोगे या 45 डेज का पीरियड काउंट करोगे, प्रोवाइडेड जो वो कम्युनिकेशन है वो राइटिंग के अंदर हो कि प्रॉब्लम थी आपके गुड्स के अंदर या प्रॉब्लम थी सर्विस में, या आप ठीक करके रेक्टिफाई करके भेजिए। पिंदर सर का क्वेश्चन है, अनम्यूट कर दीजिए सर। जो ये अभी क्वेश्चन मेरा एक दूसरा है, पर इसमें जैसे आपने कहा ना 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट, और चलो हम बिल की डेट ही लगा लेते हैं सर। ये इंक्लूसिव है? नहीं ये नहीं कह रहा मैं, मेरा क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो 1 तारीख है, 1 तारीख को मान लो बिल था, 1 तारीख को माल आ गया, ये इंक्लूसिव है 15 दिन काउंट करने के लिए? इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव है। एक को छोड़ के +15, 1 + 15 हो गया। 1 + 15। सर जो 44 AD वाला इशू आप कह रहे थे उस टाइम की 44 AD वाला वही लागू होगा, पर जो ये उसको ओवरराइड करता है, क्योंकि 44 AD सेक्शन उससे लेकर 43 तक कोई भी प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कॉन्ट्रेरी प्रोविजन को कहता है वो, आप अगर देखोगे आप वो क्या कहता है, नॉन ऑब्स्टेंटिव कॉन्ट्रेरी, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 28 to 43C
अब सर 43B कोई चीज कॉन्ट्रेरी तो बोल ही नहीं रहा, वो कहीं पे ही नहीं कह रहा कि जी आप 8% एज्यूम नहीं करोगे, 9% एज्यूम करोगे, वो प्रॉफिट की बात हो रही है। आप 44AD या 44ADA को पढ़ेंगे, उसके अंदर वो बात करते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट डिक्लेयर करना, और जो भी डिडक्शंस थी उसने डिडक्शंस भी स्पेसिफाई कर दी कि ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ आप ले चुके हो, डेप्रिसिएशन की डिडक्शन आप ले चुके हो 44AD के लिए, पार्टनर्स की सैलरी आप ले चुके हो 44AD के लिए, अब फिर से नहीं दूंगा मैं आपको। 44AD तो यही कहता है, वो कहीं पे भी डिसअलाउंस की बात नहीं करता कि मेरे प्रॉफिट में से कुछ डिसअलाउंस नहीं कर सकते आप। चलो सर मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक सर कंपनी है जिसकी टर्नओवर 50 लाख रुपए की है और 18% के वो गुड्स में डील करता है, ठीक है, 9 लाख रुपए की उसकी जीएसटी की लायबिलिटी होगी। ठीक उसने है। पूरे साल के अंदर 50 लाख की टर्नओवर करी, 9 लाख रुपए की जीएसटी की लायबिलिटी है, 50 लाख के हिसाब से 8% का 4 लाख रुपए आया, तो आपने 4 लाख का उसका प्रॉफिट दिखा दिया, और उसने वो जीएसटी की लायबिलिटी पे ही नहीं करी, पैसे उसके पास आ गए 59 लाख रुपीज, क्योंकि उसने माल बेचा, पेमेंट आ गई सामने से, इस व्यक्ति ने 9 लाख रुपए जमा नहीं कराए, तो क्या वो 9 लाख रुपए आप वापस एड बैक करोगे नहीं करोगे उसकी इनकम में? 43B में तो आता है, पर अभी तक तो हम यही करते थे कि इसमें ऐसे इशू आया नहीं, पर कि ये उसको ओवरराइड करता है। पहले 48(3) के लिए भी इशू आता था ना सर, बाद में इन्होंने उसको किया था कैश में, इसके लिए भी स्पेसिफिकली 48(3) के लिए किया नहीं, 48IA के लिए भी ऐसा इशू था, उसमें 44AD में नहीं लगता था, वो भी तो 43B का ही पार्ट बनते थे, 48IA जाके डिस्काउंट जाके, वो भी अगर नहीं किया तो बाद में। तो वो 40IA के अगर आप देखोगे तो वो कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड फ्रॉम सेक्शन 28 to 37, वहां पे 44AD की कवरेज नहीं है, 48AD दोनों सेक्शंस में सर इसलिए फर्क आ जाता है। 40IA को आप पैरामीट्री 43B से उसको इक्वेट नहीं कर सकते। और सर प्रैक्टिकली आप सोचो, मैं जीएसटी वाला जो एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास तो देखो मेरे बैंक अकाउंट में 59 लाख रुपीज आ गए सर। यही एग्जांपल को थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। जी जी। इस साल में 44AD हुआ है, उस पिछले साल में 43B था, वो डिसअलाउंस हुआ था एक्सपेंस, जीएसटी उसने पे नहीं किया था, ठीक है जी। तो वो 8 लाख, मैंने इस बार 9 लाख की इनकम दिखा दी 43B, इस साल में 44AD ऑप्ट कर लिया, तो सर जीएसटी पिछले साल का पे कर दिया, वो सर तो एक्सपेंसिव मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा सर? करेंगे, वो वहां कहाँ दिखाएंगे? वो एड बैक करेंगे उसमें रिटर्न एड बैक करेंगे सर, एड बैक करेंगे सर। और उसमें। इसके अंदर ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाएगा, मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर पिछले साल के अंदर आप 44AD में नहीं थे और आपका डिसअलाउंस हो रहा था, तो उसका मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ टैक्स ऑडिट में थे, तो अगर आपने पिछले साल टैक्स ऑडिट करा तो इस साल 44AD नहीं आ पाएगा सर। वो तो इसलिए है ना कि मैं प्रीवियस 5 टू साल का प्रीवियस पीरियड ईयर जो है। में अगर 44AD में मान लो, ये मेरा पहले कंटिन्यू टैक्स ऑडिट था, पहली बार कर रहा हूँ मैं, तो आपकी एग्जांपल को एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि वो मैं तो टैक्स प्लानिंग साथ ही सोचने लग गया ना, आपने प्रॉब्लम शेयर की तो मैंने टैक्स प्लानिंग सोच ली, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो मेरे पास पहले का भी, मतलब आप कह रहे हो, मैं सोचूंगा उसके बारे में कि ये उसमें कहाँ है मुझे एड बैक करने की प्रोविजन या ऐसे करने। अलग सिनेरियो से ये सेमिनार सुनने का मजा ही यही है ना, जी कि जी 1 लाख का क्वेश्चन आप हमेशा बिल्कुल अर्न करके जाते हैं, बिल्कुल कम से कम 1 लाख की हम कोई ना कोई चीज यहाँ से अर्न करके जाते हैं, जो अभी नहीं काम आएगी 10 दिन की स्क्रूटनी में पक्का काम आएगी, कभी ना कभी काम आएगी, सामने आ जाए। थैंक यू सर। नगीन सर अनम्यूट कर लीजिए, नगीन जी। सर एक सवाल तो मेरा 44 में ही है आपके उससे, तो इसमें मैं जो है ना एक चीज पूछना चाह रहा था। आप कह रहे हैं कि उसके बिल पे ही मेंशन होता है उसका एमएसएमई जी नंबर। जी जी। एमएसएमई नंबर से हमें कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि आपका एक व्यू ये है कि ट्रेडर और होलसेलर के लिए ये अलाउड नहीं है। नहीं सर, ये व्यू नहीं है सर, ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि ट्रेडर और होलसेलर पे नहीं है, सिर्फ नहीं है, मैन्युफैक्चरर पे है। तो अब उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेडर है, होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है? सर जो आपने बिल इनवॉइस का उसमें नंबर दे रखा है। सर अब देखो अब सर उसके ऊपर मैं आता हूँ, थोड़ा सा ये डिस्कशन ऑफ द टॉपिक है, बट मेरा ये व्यू है कि इस टाइम पे ना गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दे दिया एमएसएमई वेंडर्स को, बिना किसी चेक के आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। तो पहले साल और सब्सिक्वेंटली क्या है कि आपकी टर्नओवर्स जो जीएसटी में रिपोर्टेड हैं
और जो अपना इनकम टैक्स में रिपोर्टेड है वहां से सब फिगर्स पकड़ी जाएंगी। बट पहले साल अब आपको फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ भी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सप्लायर से माल परचेज कर रहे हैं जो कि फॉल्सिफाई करके अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेके आए और वो सब इनवॉइसेस पे दिख रहा है, तो उसका तो सर देखो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है नहीं। आप ये उसके बाद ये कह सकते हो कि अच्छा जी अब आप ये बताओ कि आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है। ये नॉर्मली सर बाय एंड लार्ज क्या होता है कि जिससे आप माल परचेज कर रहे होते हैं आपको पता होता है कि वो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, इतना तो सबको पता होता है। वो वारंटी के हिसाब से, रिप्लेसमेंट के हिसाब से सब कुछ पता चल जाता है। बट अगर ऐसा कोई डीलर है जो कि दोनों, उसका रिटेल का भी काम है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का भी काम है और साथ में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज भी है और उसने रजिस्ट्रेशन ले रखी है, तो सर उसके इसके अंदर आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी विद इन टाइम लिमिट्स ऑफ सेक्शन 15 जो 15 दिन और 45 दिन है। सर एक क्वेश्चन अगर अलाउड करो तो, जी जी बताएं सर। एक अलाउड करो तो इनकम टैक्स से जी बताओ सर। रूरल एग्रीकल्चर इनकम को हम जो है ना एग्जाम्प्ट में ITR 3 में कहाँ दिखाएं? रूरल एग्रीकल्चर लैंड हमने बेची है, अब उसको जो है ना रूरल वाली पे वो तो एग्जाम्प्ट होता, उस पर इनकम टैक्स लगता नहीं जी। तो कैपिटल गेन नहीं लगता, कैपिटल एसेट्स नहीं है, जी तो अब हम उसको उसमें ITR 3 में कहाँ दिखा पाएंगे? सर वैसे तो जो एग्रीकल्चर इनकम है वो अदर सोर्सेज के अंदर आपको जाके दिखानी होती है एग्रीकल्चर इनकम, और उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनकम ही नहीं है जो आपने रूरल है। लैंड बेचा। हाँ सर इट इज हाँ नॉट ए कैपिटल एसेट, तो मेरे ख्याल से मेरे को चेक करना पड़ेगा, इसका डिस्क्लोजर आईटीआर में कहीं पे है नहीं। हाँ, उसमें कोई और बता सकता हो? हमारे भाई बैठे हुए हैं, एक से एक दिग्गज। सर ITR में तो कहीं ऑप्शन अवेलेबल नहीं है उसका कि कहीं पे भी आपको शो करनी हो, बुक्स में ही आप कैपिटलाइज कर सकते हैं सर। नहीं नहीं वो तो सेल है उसका सर। मेरा सेल है, लैंड एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल है और मेरे अकाउंट में एंट्री आ रही है सर उसकी। सर अकाउंट के अंदर एंट्री आ रही है तो उसके लिए मेरे हिसाब से आप एक लेटर लिख सकते हैं अपने जेओ को कि इस तरह से आपने एसेट बेचा था या आपने लैंड बेचा है जो कि कैपिटल एसेट है ही नहीं एज पर डेफिनेशन, और क्योंकि इनकम टैक्स जो फॉर्म है आपका उसमें कहीं भी डिस्क्लोजर का ऑप्शन नहीं है, तो हम आपको बाय वे ऑफ दिस लेटर इंटीमेट कर रहे हैं कि हमने ये सेल प्रोसीड है। सर वो और तो AIS में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, वहां पर भी इंफॉर्मेशन चली जाती है। सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं जाता सर उसमें। रूरल एग्रीकल्चर नहीं आता सर उसमें, खेती की पूरी। उसमें सर वही लैंड आता है जो कि किसी उस पे हो, जिस पे स्टैम्प ड्यूटी, मतलब स्टैम्प ड्यूटी नहीं, वो क्या कहते हैं उसका क्राइटेरिया सर, उसमें रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। तो मेरे एक सवाल था, इसमें पार्ट पेमेंट किया हो तो उसमें क्या कंडीशन आएगी? सर पार्ट पेमेंट के अंदर जो अनपेड बैलेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब हो जाता है तो मान लो 5 लाख किसी ने परचेज करी, 4 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए डिसअलाउ हो जाए प्रोपोर्शनेट जो अनपेड बैलेंस है। बिजनेस का तो ये सर ट्रेड है कि जो है क्या है, 5 लाख की पार्ट पेमेंट कर दिया, 4 लाख दे दिया, फिर नेक्स्ट परचेज कर ली तो फिर उसमें से पार्ट पेमेंट दे दिया। सर वो जो कैसे कैलकुलेट होगा? सर वो अब उसके अंदर क्या है कि आप फीफो बेसिस लगाएंगे कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे एक आदमी का लेजर चल रहा है, परचेज अलग हो रही है, बिल टू बिल तो हम सेटल नहीं कर रहे, तो उसके अंदर सर फीफो मेथड लगाएंगे कि एक व्यक्ति के जैसे 6 बिल्स आ रहे हैं, कोई 4 लाख का है, कोई 10 लाख का है, कोई 5 लाख का है, 25 लाख का है, पेमेंट आप राउंड ऑफ में 5-5 लाख रुपए करे जा रहे हैं, तो जो अनपेड है आप बिल वाइज उसकी एजिंग निकाल के आपको देखना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग अनपेड रह जाएगा ईयर एंड पे उसको आप डिसअलाउ करेंगे, और इंटरेस्ट की आपको एजिंग निकाल के इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्शन 16 का। और किसी साथी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज। आज के वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं श्री देवेंद्र वाधवा जी से अनुरोध करूंगा। देवेंद्र वाधवा जी। जी अंकित जी। जी सर, आज के वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर ने इतना अच्छा डेलिब्रेशन किया।
सर्वप्रथम माँ शाकुंभरी की नगरी सहारनपुर से मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी ओर से उपकाश की पूरी टीम की ओर से होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर की ओर से आज की वेबिनार के सरस्वती पुत्र आदरणीय सीए गणेश कुमार जी जो नई दिल्ली से हैं, सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने हमारा मार्गदर्शन 43B ब्रैकेट में H पर मार्गदर्शन पूरा विस्तार से किया, जिससे हम सब बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। सर मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि वह आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और आप अपना मार्गदर्शन सदैव करते रहें। मैं आज की वेबिनार के सफल आयोजन के लिए उपकाश की पूरी टीम का, महामंत्री उपकाश प्रेम सुंदर उपाध्याय जी का, महामंत्री होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री प्रतीक अग्रवाल जी का, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री रविंदर खरे जी का, आज की वेबिनार के प्रथम भाग के सरस्वती पुत्र आदरणीय श्री अंकित गर्ग जी का, शैलेश सर का तथा हमारे हर्ष शर्मा जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने उपस्थित सभी साथियों का कि जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाया। सर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सभी से निवेदन कि राष्ट्रगान के लिए कृपा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं राष्ट्रगान करूंगा, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। अनिश सर, जो आपने पीपीटी की थी वो आप हर सर को शेयर कर दीजिएगा। और अगेन सर बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतना अच्छा डेलिब्रेशन दिया सर। और मैं भी थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगा जो देवेंद्र भैया थोड़ा सा छूट गए बोलने में, कि इतने क्लिष्ट विषय को और इतने नीरस विषय को इतना है जो सरलता से प्रस्तुत किया। आपका फिर से एक बार हम तो आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं और सरल तरीके से आपने समझाया। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर एक बार दोबारा आप कभी टाइम निकालें तो एक बार और हम लोगों को डेलीवेशन देने का कृपा करें, जो विषय आप चाहें। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी अंकित जी, आप समापन करा दीजिए। थैंक यू सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।